ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जहाँ से शुरू किया था, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 3 यानी भाग 3, जिसमें हम लोग मौलिक अधिकार कवर कर रहे हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। और ये दिए हुए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, ये चीज सबको पता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल ने लोगों ने हिस्ट्री बताई थी, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ कि अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट की, तो सबसे पहले पूरे विश्व में इस अर्थ पर 1215 में एक व्यक्ति था किंग जॉन, उसने लिखित में दिया था फंडामेंटल राइट, जिसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम, ठीक है। यहाँ की स्टोरी ये थी, राजा थे, प्रजा थी, और राजा प्रजा से बहुत बुरा व्यवहार करती थी, तो प्रजा ने एक विद्रोह कर दिया। प्रजा ने कहा कि आप युद्ध में ले जाते हैं, कोई सुविधा नहीं देते, कोई फैसिलिटी नहीं देते हैं, तो राजा ने कहा ठीक है बताओ मैं क्या करूँ। तो प्रजा ने कहा जब तक हमारे कुछ अधिकार संरक्षित नहीं करेंगे तब तक भी हम आपके लिए कोई काम नहीं करेंगे। तो जो सबसे पहली बार लिखित तौर पर मौलिक अधिकारों की संधि हुई, उस संधि को बोलते हैं मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम, 1215 में भी इंग्लैंड। ये तो हो गया इंग्लैंड के बारे में। फिर मैंने आपको ये बताया था कि यूएसए ने जब अपना संविधान बनाया, और यूएसए ने संविधान बनाने के बाद 1 से लेकर 10 तक जो पहले प्रारंभिक संशोधन करे संविधान बनाने के बाद, वो मौलिक अधिकार थे, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया कि जब इंडिया में हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात आई, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि हम ना तो कोई संधि कर रहे हैं, हम ना तो कोई संशोधन कर रहे हैं, हम ओरिजिनली अपने यहाँ के निवासियों को, अपने यहाँ के लोगों को अधिकार दे रहे हैं। आज बात आई समझ में? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहले दिन से क्लियर थे कि हम फंडामेंटल राइट्स जो है वो ओरिजिनली भारत के संविधान में देंगे, और ऐसा हुआ। आपको जानते हैं ना, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 फंडामेंटल राइट, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? आगे बढ़े। फिर ये वाली स्टोरी पूरी होने के बाद आपको सेकंड चीज ये ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 12 होता क्या है। तो आपको वहां पर चाहे आप इमोजी बना लो, चाहे कुछ बना लो, आपको ये याद रखना है कि ये है स्टेट। स्टेट का मतलब वो जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बलशाली है, और जो बलशाली है आज की डेट में वो ये है जो लॉ बना सकता है, जो विधि बना सकता है। लेकिन अनुच्छेद 12 के अंदर ये बता दिया कि स्टेट कौन होगा, क्या होगा, क्या करेगा, परंतु उसको रोकने के लिए अगला ही आर्टिकल दे दिया, जिसे बोलते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ये कहता है कोई भी आदेश, कोई भी विधि, कोई भी अध्यादेश या कोई भी अधिनियम जो कि भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 को वायलेट करेगा, कॉन्ट्रावीन करेगा, एब्रोगेट यानी छीनेगा, खत्म करेगा, निरस्त करेगा, ऐसी हर चीज को आर्टिकल 13 रोकता है। बात आई किसी? आर्टिकल 13 ये बिल्कुल नहीं बताता कि विधि क्या है, लेकिन आर्टिकल 13 ये बताता है कि क्या विधि नहीं है। ऐसी कोई भी विधि, ऐसी कोई भी विधि भारत में नहीं बनाई जा सकती जो तुमसे तुम्हारे मौलिक अधिकार छीने। ये बात आई समझ? अब अभी आगे देखोगे कैसे सरकार तुम्हारे मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करेगी और कुछ कुछ चीजें अपवाद के माध्यम से छीन लेगी। अभी देखो ये स्टोरी क्लियर हुई यहाँ तक? तो डाउट यहाँ पे? फंडामेंटल राइट्स की स्टोरी बैकग्राउंड ये 1215 यूएसए, उसके बाद हमने इंडिया में ओरिजिनली दिया। रिजर्वेशन पे मेंस में क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। इंटरव्यू में तब पूछ लेते हैं जब आप कोई ऐसा विशेष उत्तर दे दो जो उससे जुड़ा हुआ हो, या अखबार में कोई मुद्दा आ जाए, पूछ लेते हैं रिजर्वेशन, वरना आमतौर पर अवॉइड करते हैं वो भी। अब ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 की अगर बात करें तो जहां भी आपके पास को क्या कहीं लिखा हुआ है, इसके ऊपर एरो बना के लिख देना न्यायालय, कोर्ट, क्योंकि इस अनुच्छेद का काम कोर्ट ही प्रयोग में लाता है और कोर्ट ही करता है। आ जाओ, ठीक है। सर कैसे कोर्ट करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 14 में हमारे यहाँ दो बातें वर्णित हैं। पहला मैंने क्या बताया था? विधि के समक्ष, ठीक है, समानता, और दूसरा था विधि का समान संरक्षण, ठीक है। इसके तहत चलो तो सब समान है, इक्वल है, यानी कि राजा, रंग, भिखारी, अगर कोई सिपाही है और कोई राष्ट्रपति है तो सब बराबर है। ये चीज मैंने आपको समझाई थी, ओके।
इसके अंदर बताई थी आर्टिकल 14 के पहले वाले क्लासिफिकेशन पे 2 चीजों का वर्गीकरण अनुच्छेद 14 में किया गया, ठीक है, विधि के समक्ष समानता। और ये जो कंसेप्ट है ये आया था ब्रिटेन से, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ऐसे लिखते चलना। उसके बाद दूसरा है विधि का समान संरक्षण, यानी इसको बोलते हैं वेरी गुड, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ पर समान किसी को समझो या ना समझो, लेकिन लॉ जो है उसके समक्ष जितनी भी कार्रवाई होगी, जो भी होगा वो लॉ के तरीके से ही होगी। आगे बढ़ा, ठीक है। ये कहाँ का कंसेप्ट था? अमेरिका का। आर्टिकल 14, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, वो एग्जांपल भी आप लिख लो। 7 साल 21 साल के बच्चे का एग्जांपल दिया था, ठीक है। क्या इन दोनों को एक जैसी सजा दी जा सकती है? नहीं। अब जब नहीं दी जा सकती तो फिर ये तो सिद्धांत भारत में लागू नहीं कर सकते। इसके तहत अगर दोगे तो उनमें अंतर करके दोगे तो ये भारत में लागू करा जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ संविधान में ये दोनों चलते हैं। इसलिए न्यायालय पे है कि वो या तो सामने वाले व्यक्ति को समान सजा दे दे या उसमें भिन्नता करे, ये दोनों न्यायालय के ऊपर है, ठीक है। आर्टिकल 14 में ये बात आपको समझ आनी चाहिए। कोई डाउट यहाँ पर? फिर से पूरी समझ ना आएगा, ठीक है। हाँ, ये हिंदू हाँ, असल में उन्होंने वहाँ पे 7 साल की एज नहीं कर रखी है। वो जो आप बात कर रहे हैं वो होता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955, हिंदू अडॉप्शन एक्ट और सक्सेशन एक्ट, उसे हामा बोलते हैं, ठीक है। उस हामा एक्ट के अधिनियम के अंदर एक धारा है कि अगर शिशु जो है वो 5 वर्ष तक का होगा तो वो मैंडेटरी मम्मी के पास रहेगा, 7 साल तक कोर्ट में मिलेगा, जो आप कहते हैं, ठीक है। 7 साल का हाँ, जहाँ चाहे उसमें बच्चे का हित देखा जाता है, क्योंकि मदर को मानते हैं कि उसकी ज़्यादा केयर पहले मम्मी के पास है। मुस्लिम्स में भी होता है, मुस्लिम्स में इस कंसेप्ट को कहते हैं हिजारनाम। किसी ने सुना हिजारनाम? सुना है? मुस्लिमों के मुस्लिम्स नहीं सुना हिजारनाम? क्या होता है? हिजारनाम का मतलब होता है गार्जियनशिप। पढ़ना जाकर के उसके बारे में नहीं, वो बैठ, ठीक है। सोनू आर्टिकल 14 रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 14 में दोनों चीजें, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी, और विधि के समक्ष समान जो संरक्षण की बात होती है वो अमेरिका से हमने दोनों ले ली। दोनों इसलिए ले लिया न्यायालय पे कि कभी कभार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब 17 साल वाले को 21 साल वाली सजा देनी पड़ती है। इसका एग्जाम्पल दिया था मोटरसाइकिल का चालान। अब चालान में 18 साल का बालक हो, 40 साल का हो, हेलमेट का शुल्क दोनों पे बराबर जाएगा, लेकिन भिन्नता करी जा सकती है। यदि एक व्यक्ति जो है वो दिमाग से ठीक नहीं है और एक सामान्य व्यक्ति है तो आप दोनों को सजा बराबर दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। यहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो भारत में जो संविधान निर्माता थे वो बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो हम प्लस कर लेते हैं, दोनों को ले लेते हैं। तो इसलिए आप न्यायालय के फैसले देखते हो कि कहीं न्यायालय बाइज्जत बरी कर देता है और कभी न्यायालय उसी मैटर में फांसी दे देता है, क्योंकि न्यायालय अनुच्छेद 14 जब भी समानता का विषय उसके सामने आता है तो वो अपने दोनों थ्योरीज को इस्तेमाल करता है। इसका अपवाद भी है, जो मैंने आपको अपवाद बताया। इसके अपवाद में आते हैं आर्टिकल 361, भैया राष्ट्रपति और गवर्नर साहब को यानी राज्यपाल को आप समान नहीं समझ सकते, सबसे पहले ये बात ध्यान रखना। उसके बाद मैंने बताया था कि यूपीएससी निकालने के बाद आप बनोगे आईएफएस ऑफिसर और आप कहलाए जाओगे राजदूत। ये राजदूतों को भी अपवाद होता है, यानी कि यहाँ से अमेरिका में अगर कोई राजदूत बैठा हुआ है और वो अमेरिका में जाकर के रेप करते, हत्या करते, चोरी करते, तो अमेरिका उसे सजा नहीं देगा, वापस इंडिया भेज देगा। फिर इंडिया में उसके ऊपर रेप का, चोरी का जो भी मामला या मुकदमा है वो इंडिया में चलेगा। ऐसे ही अगर अमेरिका का कोई एम्बेसडर राजदूत यहाँ इंडिया में रह रहा है और वो क्राइम कर देता है तो हमें उसे वापस भेजना पड़ेगा। ये बात आई समझ में? ये अपवाद कहाँ है? अनुच्छेद 14 के अंदर, ठीक। आइए सर, एक चीज और होती है, कुछ तरीके के ऑफिसर होते हैं सेंट्रल सर्विसेज में, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वाले, इनको डायरेक्टली नहीं हटा सकते बिना इंक्वायरी के, बिना इन्वेस्टिगेशन के। इन्हें रिकमेंड करने का अधिकार यूपीएससी आयोग का होता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। हाँ, कुछ दिन पहले विधानसभा में वो अदालत बनी थी, तो विधानसभा उसमें एक आईएएस ऑफिसर भी था। अदालत बनी थी विधानसभा यूपी विधानसभा, हाँ, उसमें एक आईएएस ऑफिसर था, आईपीएस भी था। सजा दी गई 5 दिन। 5 दिन विधानसभा में अदालत बनी है। हमने नीति में कहा था आपका जब कौन सा चाहिए जब कार्यपालिका न्यायपालिका रूप हमने देती है
दोबारा एक बार और सवाल पूछिए, शायद मैं उत्तर दे पाऊँ। जब विधानसभा होती है क्वेश्चन था, हाँ पूछो पूछो, पहले मुझे वाला प्रश्न सुन ले, फिर आपका भी उत्तर देंगे। हाँ पूछो। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्या गणित है विकल्प 3 से उसमें मतलब कहीं ना कहीं तीनों हो रहे हैं, प्रस्तावना के लिए कंडक्टर मैट्रिक और डीपीएससी भी डीपीएससी आएगा, मतलब तीनों तीन मिली तो प्रस्तावना में भी रहे। प्रस्तावना में वर्णन है, लेकिन उसमें जो आपने वर्ड पढ़ा होगा वो होता है इन तीनों का आधार क्या है, आधार। ये जब डीपीएससी, आप प्रश्न दोबारा बोलिए, मैं आपको समझाता हूँ, आपको प्रश्न को थोड़ा एकदम आप पूछो। देखो ऐसे ही था, मतलब सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, हाँ अब आया जस्ट। तो इसमें डीपीएससी का ऑप्शन में प्रस्तावना में दिया है तो उसके आधार पर उठना जाता है। साथ में पढ़ाई करी बोल ले तो आप पूछो, तुरंत बता। तुम्हारा तो वेद का वाला क्वेश्चन भी अटका हुआ है। प्रस्तावना लगा तो उसका ऑप्शन मतलब बैठ जाए हाँ। ये देखो, पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक न्याय के लिए जो होता है वो आपने आंसर भी उल्टा कर दिया है। बीपीएससी जो है वो सामाजिक न्याय के लिए होता है, आर्थिक न्याय के लिए होता है, और फंडामेंटल राइट राजनीतिक न्याय के लिए होते हैं। ये हम बताएंगे, इसकी चिंता मत करो। क्लास के अंत में जो है तो मणिपुर का संचालन सेक्टर चल रहा है। हाँ पूछो पूछो। सर उसका साथ तो कहीं ना कहीं तीनों में नहीं है। हाँ तीनों में नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उसके पीछे कारण है, उद्देश्य कौन पूर्ति कर रहा है। प्रियम्बल के अंदर ये बताया गया ऐसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा होना चाहिए। प्रियम्बल के पास उतनी गुड पावर नहीं है। आप समझ गए? प्रश्न भेज देना मुझे, मैं फिर से लिख देता हूँ। अब आप मुझे विधानसभा में न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका का वो ध्यान कर लेती है, जैसे कि अपनी कुछ जिम्मेदारी हुआ था, कुछ IAS, IPS, SDM, तो मेरा रीजनिंग पार्टी थी, ऐसा क्यों हुआ था? वो केस टू केस मैटर करता है, लेकिन हाँ अगर कोई स्पेशल ड्यूटी में चूक होती है तो विधानसभा पनिश कर सकती है। मतलब वो है UPS के वाला IAS नहीं, IAS यूपीएससी में है, लेकिन स्टेट ने उसको जो पनिशमेंट दी है वो डायरेक्टली नहीं देती है, इंक्वायरी बनवा के सजा है, तो इंक्वायरी बनवा के सजा दी। 5 दिन की सजा की नौकरी जा सकती है। हाँ इंक्वायरी करने के बाद नौकरी जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। नहीं ऐसा नहीं, रिमांड नहीं। यूपीएससी वाले अगर कभी भी अरेस्ट होते हैं और इंक्वायरी में कंडक्टेबल हो जाता है तो उन्हें टर्मिनेट या उनकी नौकरी खत्म करी जा सकती है। स्टूडेंट मामला ना, आपने हमारा पढ़ी नहीं लेती। इसका एग्जांपल दूँ, जब चुनाव थे तो जम्मू कश्मीर का एक IAS था, तो रिजाइन करके चला गया, बाद में थोड़ा और ऐसे कई IAS की जब नौकरी से टर्मिनेट किया गया है भ्रष्टाचार के चलते, अब वो पहले नौकरी के बारे में कई बार लोग BRS ले लेते हैं। ये सब रूल्स है। देखो आप वो पूछोगे जो यूपीएससी में काम का है, मेरे से उत्तर पा जाओगे, जैसे कि पूजा ने पूछा वो काम का है। अब आप ये कहोगे हमारे मोहल्ले में 2 लोग लड़ रहे हैं आज मैं 2000 रुपये वाला टीचर किसी काम के लिए आया तो पढ़ाना है, मोहल्ले के मसले बताने। चल आगे बढ़े। आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 के पास इसमें मैंने ओमान का भी एक केस बताया था आपको। ओमान के शेख साहब आए थे, अगस्त 17 की बात है, न्यूज़पेपर का नाम है इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, उसमें निकला था 16 साल की लड़की भगा ले गए भारत से। कौन कह रहा? बाद में रिसर्च किया जाता है। गुड भैया, फूल डाले लेकिन किस पे डालना है, किससे डलवाना है, सही डालने की ना। आर्टिकल 15 की बात करो। हाँ बैठो। शिखा प्रतिभा, हाँ बैठ, यही नाम है ना लड़का। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 15 पे हम लोग आ गए, ठीक है। लॉ वाले और कितने लोग हैं? आ जाओ परमिशन मत दिया करो, तुम लोग बैठ जाएगा। कहाँ तुम्हारे मोहल्ले में माते परमिशन लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 जो था मैंने अभी बताया दोबारा से कि वो इक्वलिटी की बात करता है, लेकिन वैसे तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 समानता की बात करते हैं, परंतु अनुच्छेद 14 जो बात करता है वो कोर्ट के समक्ष समानता की बात करता है। ये बात ध्यान रखना। अनुच्छेद 15 बात करता है सामान्य तौर पर समानता की। चलिए सामान्य तौर पर समानता क्या होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपसे कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। किन 5 आधार पर बताओ? ठीक है, रंग, रूप या फिर नस्ल, ठीक है, रंग हो गया ना, रंग, कलर, जाति यानी कि कास्ट, और रिलीजन और स्थान, ठीक है। अच्छा
अच्छा मुझे एक बात आप ही लोग बताओ, ये 5 आधार छोड़ के कोई एक आधार मुझे मिल गया क्या मैं भेदभाव कर सकता हूँ? कितने लोग सहमत हैं कि सर इन 5 के अलावा भी आप भेदभाव कर सकते हो? आर्टिकल 15 शिफा ये कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं अभी तक? कौन सा सेमेस्टर है दोनों? 6th? तो 5th सेमेस्टर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हो गया होगा, सेकंड वाला चल रहा होगा पेपर कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड भी हो गया। बताओ भाई, आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव मत करना, लेकिन मैं कह रहा हूँ भेदभाव कर सकते हो। क्या हो सकता है भेदभाव? हो सकता है, कितने लोग कह रहे हैं? चलो, कैसे हो सकता है? 3 बेसिस पे हो सकता है, बताओ। स्टेट का वेलफेयर होगा तो कर सकते हैं, ये अच्छा उत्तर है। और बता, अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव किया जा सकता है। इन 5 चीजों को छोड़ करके आप भेदभाव कर सकते हो, ये बात क्लियरली सुन लो, ये मैं बता चुका हूँ। आर्टिकल 15 के अंदर मैंने बताया, जैसे मिलिट्री ले लो, अब मिलिट्री तो तुमसे कर रही है ना हाइट पे भेदभाव, ठीक है? स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के लिए यूपीएससी का फॉर्म भरने गए, वहाँ पे उन्होंने कह दिया ग्रेजुएशन चाहिए। अब इंटर वाला कह रहा है कि मेरे साथ तो भेदभाव हो गया, मैं भी बहुत ज़्यादा एलिजिबल नहीं कर सकते, क्योंकि भेदभाव नहीं है। इसे इन सब चीज़ों को अगर बात करें तो आर्टिकल 14 और 15 दोनों को जिस चीज़ के साथ पढ़ा जाता है वो होता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन, यानी उचित तौर पर किया गया भिन्नता, या जरूरी तौर पर या सामाजिक, जो इन्होंने बात कही कि वेलफेयर स्टेट के लिए जो भी जरूरी होता है तब भिन्नता करी जा सकती है, ये बात ध्यान रखना, बात आई समझ में? और तो और अनुच्छेद 15 ने खुद ही कह रखा है, ये खुद ही भिन्नता करवाता है। 15 कहता है रंग, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भी तुम भेदभाव नहीं करोगे। फिर ये कहता है 15(3) कि महिला और बच्चे इन्हें विशेष अधिकार दिए जाएंगे, ये तो खुद को ओवररूल कर गया। ऊपर अभी आपसे कहा गया कि लिंग के भेद में भेदभाव नहीं होगा, लेकिन 15(3) में महिलाओं की बात हो रही है, तो बात आई समझ में? आपको जब भी आर्टिकल 15 लिखना है तो आप ऐसे 2 लाइन खींच के लिखेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है? और इसे ऐसे डिनोट करते हैं, इसे ऐसे डिनोट करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इन दोनों को डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव अलाउड है। कभी भी हम नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, लेकिन सकारात्मक यानी पॉजिटिव भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है? इसका प्रश्न सैफ से लेते हैं। सैफ और सैफ के भाई दोनों लोग, सैफ बड़ा भाई, छोटा वाला भी इनसे कम से कम 4 साल छोटा, ठीक है ना? सैफ ज़्यादा छोटा करते हैं इतना, ठीक है? 4 साल छोटा मान लीजिए। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, ठीक है? तो हुआ ये कि सैफ बाहर जाके मोमो भी खाते हैं, छोटे वाले भाई को जो है 2 टाइम से घर पे खाना भी नहीं ठीक से मिल पा रहा है, कि मम्मी पापा बाहर रहते हैं। तो एक दिन इनकी मम्मी है, उन्होंने देखा रही छोटा वाला बच्चा जो है वो थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, तो भैया मम्मी ने सारा खाना उन्हें खिला दिया, 2 दिन सैफ को खाना नहीं दिया। तो क्या सैफ ये भेदभाव ठीक है? तो सैफ मैं खाना नहीं दिया, छोटे वाले भाई दे दिया, ये भेदभाव ठीक है या गलत है? गलत है, भेदभाव गलत है। बताओ भैया, उत्तर दो। बोलो, बोला नहीं, चलो मैं डिफाइन कर दूं, है क्या कर सकता? भेदभाव से गलत नहीं होगा, भेदभाव गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। से देखा जाएगा तो अब चलो मैं पारी एक आसान चीज कर देता हूँ, ठीक है? ये भी सुनिए, एक व्यक्ति है वो फिजिकली डिसेबल्ड, ठीक है? उसको रेस करनी है। अब आप उसकी रेस जो है वो नॉर्मल व्यक्ति से करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते ना। लेकिन अगर हम डिसेबल्ड लोगों की एक अलग रेस ऑर्गेनाइज कराएं, अलग ट्रैक दे दें या कुछ छूट प्रदान कर दें, तब तो बराबर आ सकता है ना। यही कंसेप्ट होता है समता का, इसे इक्विटी बोलते हैं। इक्वलिटी मतलब होता है 2 लोगों से सामान्य परिस्थितियों में सामान्य व्यवहार करना, लेकिन समता का अर्थ होता है कि 2 लोगों से सामान्य परिस्थिति में अलग अलग या भिन्न क्या करना, व्यवहार करना, तब उसे इक्विटी कहलाता है। और हमारे यहाँ जो आप अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक देखते हो ना, ये जिस पे आधारित है वो आधारित है इक्विटी। इक्वालिटी जो आप पढ़ते हो कि इक्वालिटी 14 से 18, उसे इक्विटी कहो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में लिख दिया है, परंतु इस इक्वालिटी को इक्विटी पढ़ा जाता है। और इक्विटी का मतलब होता है समता, ये बात आई समझ? यानी हम उसे ज़्यादा अच्छे से सर्व करेंगे जो वीक है, जो सोसाइटी में पीछे रहेगा, जिसको किसी कारणवश सोसाइटी में हमें नॉर्मल के बराबर लाना है। बात आई समझ में? ये कंसेप्ट है 14 से लेके 18 का। अब जो बच्चे एब्सेंट थे वो थे, आज जो पढ़ेंगे अनुच्छेद 17 से, लेकिन एक बार मैं 16 भी बता दे रहा हूँ। अब मैं केस रिपीट नहीं करूँगा, इस पर मैंने चंपाकम का केस बताया था, याद है?
MBBS वाली छात्रा का केस, MBBS वाला जो केस था मैंने बता दिया था, और ये वो केस था जिससे जवाहरलाल नेहरू जी भारत में पहली बार आरक्षण लेके आए, और उस आरक्षण की पहली अनुच्छेद है 15 और अनुच्छेद 4। ये बात आप सभी समझिए, ठीक है। पिछले वाला केस सुना नहीं? हाँ बस, मतलब क्लास में कोई ऐसा बच्चा बैठा है जिसे केस ना पता हो, तो आज अपने दोस्त से यहाँ निकलने के बाद पूछ लेगा केस समझाओ, तो समझा देंगे, ठीक है। कि मैं ये केस यहाँ पे 2 या 3 बार कंप्लीट कर चुका हूँ। चलो, फिर हम लोगों ने आर्टिकल 16 की बात करी थी, और आर्टिकल 16 ये बात कहता है, इसके आगे लिख लेना तुम्हारे लिए जो सबसे जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट। कोई भी किसी परिस्थिति में जो 15 के अंदर 5 ग्राउंड दिए हुए थे, यानी रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके साथ इन्होंने 2 और दे दिए। एक दे दिया डिसेंट, और जो प्लेस ऑफ बर्थ आपने कहा था ना, वो प्लेस यहाँ आएगा, वहाँ नहीं आएगा। इसके तहत भी मैंने समझाया था कि डोमिसाइल नीति के बारे में। बिहार में 1,70,000 भर्ती निकली थी, तो पहले बिहार में कहा था कि सिर्फ बिहार के लोग ही उन नौकरियों के पात्र है, बाद में बदलाव कर दिया गया, मैंने आपको समझाया था। तो वो किस अनुच्छेद को टच करा था? वो करा था 16(3). हाँ, यूपी सिर्फ अपने निवासियों के लिए नौकरी निकाल सकती है, बिहार सिर्फ अपने यहाँ के निवासियों के लिए नौकरी निकाल सकता है। बात आई समझ में? फिर रिजर्वेशन पे हमने बात करी, और रिजर्वेशन कितने प्रकार का होता है बताओ? 2 प्रकार का। कौन से 2 प्रकार? अब जो लोग नहीं आए थे उन्हें कनेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ और शॉर्ट, ठीक है। जनरल, अनरिजर्व, ओबीसी, एग्जाम का एक था वो एससी, क्या रखने वाला एग्जाम था एक तो था। हाँ 1993, ठीक है, यानी आपको पढ़ना है। अब देखो, ये होती है अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब ये है 100 सीटें आई तो भैया उठा के 50 सीटें ही दे दी, ठीक है। और 50 सीटें क्यों दे दी? क्योंकि भारत में आरक्षण जो है इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, 50% से ज़्यादा, और अभी इतना चल रहा है। ये बात समझो कैसे। वो देखो, ओबीसी 27%, एससी जो सभी आरक्षण पाते हैं 15%, एसटी 7.5%। अब इन तीनों का टोटल मारोगे तो हो जाएगा 49.5%। ये आरक्षण तो मैं छुपा थोड़ा बहुत भी। चलो मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि जो बच्चे एब्सेंट में थोड़ी दिक्कत होगी, इन लोगों को मैंने इंग्लिश में एक चीज़ बताई है जो सिर्फ इंग्लिश में ही साफ हो सकता है। अगर आप क्लास की बात करोगे उस सेक्शन की, तो दोनों को हिंदी में वर्ग कहते हैं, परंतु जब चंपाकल दोहराइजेशन का केस हुआ था तो अनुच्छेद जो 46 था वहाँ लिखा हुआ था वर्ग की जगह पर ये वाला सेक्शन। ये होता है शिशुपाल अस्थायी, यानी कि अगर हम बात करें तो टेम्पररी, जो हालात और कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन इसमें जो आ गया ना, उसमें मजे आ गए, हो गया परमानेंट। कैसे? अगर हम बात करें तो एससी, एसटी और ओबीसी को क्लास माना जाता है, इसे क्लास रिजर्वेशन मिलता है। सेक्शन रिजर्वेशन मिला ईडब्ल्यूएस को, इसलिए मैंने कहा कि ईडब्ल्यूएस जिस दिन लागू हुआ उस दिन हर जनरल वाला व्यक्ति ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में नहीं आ गया। उसके लिए स्टैंडर्ड और मानक बनाए गए कि भैया 8 लाख की जमीन हुई, मतलब 8 लाख रुपए की सैलरी और फलाना डिमांड का, वो सारे मानक बनाए गए। लेकिन एससी और एसटी और ओबीसी इधर जो दिए, अगर कोई आईएएस है और वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसका बेटा भी है, तो भी उसे एससी रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। सो कॉल्ड केस ऑफ फीमेल टॉपर थी, नाम सबको पता है। उस टॉपर के संग भी ये डिस्प्यूट आया था, सुना था ना, कंट्रोवर्सी आई थी 2018 की टॉपर के साथ में, यूपीएससी एग्जैक्टली, मैं नाम लेने से बचा। तो उनके साथ में ये दिक्कत आई थी, लोगों ने कहा यार ये कहाँ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का फायदा ले रही है, इनके मम्मी पापा तो खुद सिविल सर्वेंट है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। एससी जितने भी हैं उनको हमने रिजर्वेशन दिया है तो दिया है, और मैंने आपको रिजर्वेशन क्यों जरूरी है ये भी बताया था। डायग्राम बनाया ना सबके में रेस वाला, हाँ तब ठीक, वो डायग्राम बना के आना मेंस में। अगर मेंस में ये वाला डायग्राम, ठीक है ना, इसलिए यहाँ से मैंने कहा कि नॉर्मल लोग ये रेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन कोई 22 कदम पीछे से शुरू करेगा तो कभी से जीत पाएगा नहीं। लेकिन बी.आर. अम्बेडकर जी ने प्रावधान बनाया कि इनको भी यहाँ लाना है, और वो तभी लाया जा सकता है जब इन्हें थोड़ी सी छूट मिले, रिजर्वेशन मिले। लेकिन रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं होगा, इसके लिए जिम्मेदार है आर्टिकल 335, ये ध्यान। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ओबीसी को लेकर, काका कलेक्टर आयोग पढ़ा था, सेकंड बैकवर्ड कमीशन पढ़ा था ओबीसी का। उसके बाद में ये लिखा था कि कैसे
इंडियन नेशनल कांग्रेस जब थी तो उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। बाद में पीपी सिंह की सरकार आई, सरकार आने के बाद ये तय हुआ कि हिंदुओं को तो ओबीसी कोटा मिलेगा, लेकिन जो नॉन हिंदू हैं उन्हें भी ओबीसी कोटा मिलेगा। ये बात मैंने सारी समझा दी, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब आज जो लोग आए हैं आज का क्लास लेने, उनकी क्लास अब शुरू होती है, क्योंकि ये तो था रिवीजन और सारी चीजें। आज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल से मिलवाने जा रहा हूँ। उसका आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 16 में क्या है? नौकरी और आर्टिकल 16 में आपको सिर्फ इतनी जगह देखनी, नौकरी डोमिसाइल नीति वाली, और कभी भी समानता नौकरी के अंदर भी दी जाएगी, लेकिन उसके अपवाद हैं कि नौकरी में समानता कहाँ पर तोड़ी जा सकती है, तो स्थायी निवासी तोड़ी। बता दी समझ? बताओ भाई आर्टिकल 17 क्या कहता है, बताओ। ठीक है, कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनसे ना आप सामने वाले को समझा सकते हो कि हमारे देश में छुआछूत होता था, ये उसका परिणाम। आर्टिकल 17, अगर देश में छुआछूत होता ही नहीं तो फिर आर्टिकल 17 डालते ही नहीं, जरूरत ही क्या पड़ती। क्यों लिखा गया कि आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी नहीं होगी? बात आई समझ में? क्या होता है आर्टिकल 17 बताओ, कौन बताए? पढ़े हुए तो लोग तो छुआछूत होती है। बात आर्टिकल अभी थोड़ी देर बाद एक आंसर देगा, आर्टिकल 17 होगा सर। पिक्चर भी आई थी ना आर्टिकल 16 पे, किस पे? आयुष्मान खुराना की 15 पे आई थी, पढ़ा नहीं था, गलत आर्टिकल पढ़ा दिया। हाँ भाई बताओ क्या होता है आर्टिकल 17? अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, बताओ। ठीक, अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। मैंने आपको एक चीज बताई है कि ये है आर्टिकल 12, इसको बोलते हैं स्टेट। ये हर वो लॉ बनाएगा, लेकिन ऐसी विधि भारत में नहीं बना सकता जो आर्टिकल 13 के तहत लिखा हुआ है कि भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 को खत्म कर। ये बात सबको क्लियर है? आर्टिकल 12 का मतलब स्टेट, यानी इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र में पार्लियामेंट, तो कोई ऐसा नियम नहीं बना सकता जो आपके मौलिक अधिकार छीन ले। बात आई समझ में? घर पे 2 बहन है, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि अपनी चॉकलेट खाने के बाद उसकी भी चॉकलेट छीन ली। कुछ जो अनटचेबिलिटी समझो, आर्टिकल 13 में 12 से 35 की कोई भी चीज स्टेट नहीं छीन सकता। मेरी बात ध्यान से समझना। पर हर आर्टिकल के पास अपवाद है कि वो भेदभाव कर सकता है, समानता छीन सकता है, कर सकता है। आर्टिकल 17 का आपने से कोई जरा अपवाद बता के दिखाओ, अगर हिम्मत है। लिखा ही नहीं, क्यों नहीं लिखा इसका अपवाद ये बताओ। बाकी सब क्या बोले आप? जो आप आंसर दे रहे हैं थोड़ा तेज बोलिए। अच्छा होती है आज भी? मत देना इंटरव्यू में, लाइन मत देना इंटरव्यू में, आज भी होती है। कहाँ से प्रूफ करोगे? कोई रिपोर्ट है? अगर बोलो भी तो बोल सकते हो, तब तुरंत बोलना कि इनजस्टिस रिपोर्ट में ये आता है कि राजस्थान एमपी में कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो आज भी डिफरेंस करती है। उत्तराखंड में होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अपनी रिपोर्ट के साथ बोलना, वरना वहाँ पे कहेंगे ये तो भावुक हो रहा है। हाँ आप बोलिए, आप पहले छुआछूत होता था, फिर तो इस चक्कर में आर्टिकल 17 लाया गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे सामने सवाल दे रहा हूँ, क्या हुआ? बताओ, पानी पूरा खत्म कर देगा एक बार, तुम भी समुद्र को पानी पिला रहे। अब जरा एक बात ये बताओ कि जब भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तुम किसके पास जाते हो? कोर्ट के पास। शाबाश, कोर्ट के पास जाते हो। ये कोर्ट के पास जाने की शक्ति किसने दी है? लेकिन किसके विरुद्ध जाते हो? किसके विरुद्ध? सरकार के। वेरी गुड, स्टेट के विरुद्ध जाते हो। यहाँ पे सरकार आ जाती है, चाहे फिर वो राज्य की हो, चाहे फिर वो केंद्र की हो। अब मुझे एक बात का उत्तर देना, ये है मिस्टर ए, ध्यान से सुनना लॉ, और ये है मिस्टर बी। मिस्टर बी आते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से, मिस्टर बी रास्ते में खड़े होके इन्हें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। मिस्टर ए स्टेट नहीं है, तो फिर कैसे उसकी शिकायत करोगे न्यायालय में जाके? सवाल समझ गए? सवाल समझ गए? मौलिक अधिकार आपसे कोई स्टेट नहीं छीन सकता। स्टेट का मतलब सरकार। आप सरकार के खिलाफ न्यायालय में जा सकते हो, लेकिन ये मिस्टर ए रोड पर टहलता हुआ एक आदमी है, एक इंडिविजुअल है, एक मिस्टर बी है। मिस्टर बी ने मिस्टर ए से जाति सूचक शब्द कहे। अब भैया स्टेट तो वो है नहीं, तो ये कोर्ट में इसके खिलाफ जा नहीं सकता।
जा सकता है कैसे? अधिनियम की बात है, सर, अधिनियम आर्टिकल 17 में प्राइवेट व्यक्तियों के लाभ भी हो सकते हैं। पिछले बैच की हो ना, हाँ। प्राउड ऑफ यू। हाँ चलो चलो बताओ। अधिनियम के माध्यम से अरे मतलब कहना पड़ेगा भी प्राउड ऑफ यू, पुराने वाले बोझ को ढोते हुए आ रहे हैं इस साल, तीसरी बार भी आ जाओगे तुम लोग, ताकि इस साल निकल जाए एग्जाम। हाँ भैया तुम भी पिछले साल के हो, बताओ कितना अच्छा आंसर दिया। अधिनियम के माध्यम अधिनियम के माध्यम से मतलब नहीं अधिनियम हाँ। में पूरा बात लिखी जाएगी पूरी बात लिखी जाएगी। अधिनियम को जोड़ा तुम जाते सही हो, लेकिन तुम्हारा हाल ये तुम्हें पूरनपुर जाना है, लेकिन दिल्ली से पूरनपुर की बस पकड़ोगे, पीलीभीत से नहीं जाओगे। इसका ध्यान से मैंने ये बोला इसे बोलते हैं, इसके आगे लिखो इंग्लिश वाले एब्सोल्यूट आर्टिकल, इसे बोलते हैं पूर्ण अनुच्छेद। और ये एक ऐसा आर्टिकल है, क्या वो अच्छा होती नहीं? ठीक है, ये एक ऐसा आर्टिकल है जो सर स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल यानी व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी प्रयोग किया जा सकता है। कैसे प्रयोग किया जा सकता है? तो आर्टिकल 17 ने शक्ति दी सरकार को कि तुम बनाओ SC/ST एक्ट, तुम बनाओ सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955। इनके तहत, क्योंकि अगर आप थाने गए, आपने कहा कि आर्टिकल 17 का हनन हुआ है, तो कहेगा मैं नहीं जानता आर्टिकल 17 को, मुझे फला एक्ट की फला धारा बताओ, तो उसके लिए बना है SC/ST एक्ट। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बात आई पीछे आए दोनों तुम कैसे अरुण नमस्कार मैंने ये कहा था हाँ बताओ। मैंने ये कहा था यही कहा था तुमने कहा ठीक आई है, एग्री एंड सेटिस्फाई विद योर आंसर, लेकिन आप उस आंसर को डिफाइन करना भूल गए। आप दिल्ली वाली बस में बैठा दिया आपने पूरनपुर में, समझ गए आप? ये चीजें आपको इंटरव्यू के लिए क्लियर कट बोलने में हेल्प करेंगे। यार शीशे के सामने खड़े होके कम से कम 20 बार बोला करो अभी से, तब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, मैंने कहा मैं तो बोल लेता हूँ थोड़ा ठीक ठाक, तभी मुझे इंटरव्यू से पहले बोलना पड़ा। ठीक है, चलो SC/ST एक्ट और सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, इन एक्ट के तहत ये जो मिस्टर ए है, इन्होंने जाति सुरेश शब्द गए डी को, अब बी कहेगा कि भैया SC/ST एक्ट के तहत मैं मुकदमा लिखवाऊंगा और ये चले जाएंगे जेल 6 महीने के लिए, ज़्यादा समय के लिए 10। ये बात आई समझ में? यानी ये स्टेट नहीं थे, फिर भी ये आर्टिकल 17 की वजह से जेल गए, क्योंकि आर्टिकल 17 का उद्देश्य यही है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जाति सूचक शब्द ना कह पाए। तो आर्टिकल 17 की खूबी यही है कि ये सिर्फ राज्य के प्रति तो देता ही देता शक्ति है, लेकिन एक व्यक्ति के तरफ भी आपको शक्ति देता है। ये बात आई समझ में? अब एक और मजे की मैं बात समझाता हूँ। हाँ सोनू बैरिस का दुरुपयोग ज्यादा होता है, भावनात्मक जुड़ाव। तुम्हारी वाली सही नहीं निकली साहब, सारी गलत नहीं। अभी पूछना है? क्यों सोनू और कुछ? जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, ऐसा लगता है ना? देखो इन चीजों पे ना कभी भी अपने दिमाग से थिंकिंग निकाल दो। आपने कभी किसी से उल्टे शब्द नहीं बोले, आपके खिलाफ बताइए नहीं थी। और हम मिसयूज की बात है तो हर जगह हर लोग का होता है, सबसे ज्यादा मिसयूज तो इनका होता है, इनका। तुम रोड पे गए रात के 11 बजे, तुमने कहा समय कितना हो रहा है, पता चला तुम अगले दिन छेड़छाड़ के आरोप में गए जेल में। अब तुम समय पूछने गए क्यों 11 बजे? घड़ी में देख लेते, किसी और से पूछ लेते। अभी एक एग्जांपल दूंगा, आर्टिकल 19 हम पढ़ेंगे ना, उसमें श्रेया सिंघल का केस समझाने से पहले मैं तुमसे एक रिमार्क दूंगा, बड़ा मजा आएगा। चलो अब आ जाओ आर्टिकल 18 पे। अभी आर्टिकल 17 खत्म नहीं हुआ है, अब मेरी बात समझना। आर्टिकल 17 की भी क्या कमाल की खूबी है, इसे प्लस बोलते हैं, इसे माइनस बोलते हैं। आर्टिकल 17 तुम्हें बचा रहा है क्योंकि तुम्हारी स्थिति समाज में कोई नीची कर रहा है। यानी आर्टिकल 17 तुम्हें इस बात से बता रहा है कि कोई तुम्हारे ऊपर ऐसा प्रश्न चिन्ह ना उठा दे जिससे तुम्हारी समाज में रेपुटेशन गिर जाए। आर्टिकल 18 उल्टा है, वो कह रहा है कि समाज में तुम किसी से डिस्क्रिमिनेशन ना कर दो क्योंकि तुम समाज में बहुत ऊंचे हो। बात समझ में आई? आर्टिकल 17 का मतलब ये है कि तुमने किसी से जाति सूचक शब्द कहे, तुमने समाज में उसकी प्रतिष्ठा गिरा दी। लेकिन आर्टिकल 18 उल्टा है, क्योंकि वो समाज में बहुत ऊंचा पद लिया हुआ है, इस वजह से वो भेदभाव कर रहा है कि साहब नवाब साहब हैं, नवाब साहब आ गया, नवाब साहब का पद बहुत ऊंचा है, लेकिन तब भी वो भेदभाव कर रहा है। तो कैसा भेदभाव कर रहा है वो समझो। आर्टिकल 18 कहता है कि सारी की सारी उपाधि जो डायनेस्टी का मतलब समझते हो क्या होता है? डायनेस्टी मतलब क्या होता है? उपाधि का अंत डायनेस्टी होता है।
जो तुम्हें वंश से मिली है, राजा रानी होने पे मिली है, ठीक है, ऐसी उपाधियां थी, मैं बता दे रहा हूँ, राय साहब, राय बहादुर, नवाब, ठीक है, लॉर्ड साहब सुना तुमने, वसत में लॉर्ड साहब होता है, लॉर्ड साहब, ठीक है, ये चीज समझो। अब एक दिन वजाहत ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी बनाई और उससे पहले डाला योर किंग बॉय वजाहत, ठीक है ना, प्रैक्टिकल समझो, प्रैक्टिकल समझो, ये केसेस आएंगे भैया तुम्हारे पास, डीएम में जाओ तब भी आएंगे। वजाहत ने आईडी बनाई लव योर्स किंग वजाहत, ठीक है, ये बनाते हैं वजाहत, ठीक है, कोई बात नहीं। देखा देखी में सोनू ने भी बना दी, अलोन बॉय सोनू, ये बना सोनू, ठीक है। कुछ लोगों ने और भी स्टाइलिश आईडी बना दी, भैया प्रिंस ऑफ नाइट, प्रिंस ऑफ डे, प्रिंस ऑफ दोपहरिया, प्रिंस ऑफ, ठीक है। अब मेरी बात का ध्यान से जवाब देना बहुत अच्छे से। अगर एक तुमने आईडी बनाई है सो कॉल्ड इंस्टाग्राम पे, ध्यान से समझना, ये रहा एक व्यक्ति विशेष का घर और इस घर के बाहर एक बोर्ड पे लिखा हुआ है राय साहब मोहम्मद सैफ, ठीक है, मिलने का समय शुक्रवार से गुरुवार, गुरुवार विशेष, बरेली जाओ तो दीवारों में तुम्हें, तो मैं यही जानना चाह रहा था, तुम जा रहे हो जब भी आप अपने घर से निकले दीवारों को माँ बाप के साथ ना पड़े, हो सकता है वो दीवारें आपके लिए अभिशाप साबित हो सकती हैं। तो है नहीं डॉक्टर हकीम रहमानी, मिलेगा गुरुवार, चलो पता नहीं गुरुवार क्यों नहीं बोल रहा था, कुछ होगा विशेष। अब मुझे ये बताओ, सरकार, गवर्नमेंट क्या इनसे ये उपाधि, क्योंकि ये समाज में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित है, क्या छीन सकती है? क्या इंस्टाग्राम की उपाधि छीन सकती है? दोनों बताओ। एक है वर्चुअल दुनिया, इसे वर्चुअल वर्ल्ड बोलते हैं ना, इमेजनरी, और एक रियल वर्ल्ड है। तो आर्टिकल 18 का प्रयोग कहाँ पे हो सकता है, कैसे हो सकता है, बताओ। रियल वर्ल्ड में होगा, उस उपाधि का अंत क्या है? सरकार ने ये जो तुम सामने हो, ये सारी उपाधियां खत्म कर दी। तुम्हारे इंस्टाग्राम पे तुम कुछ भी बन जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे आर्टिकल 18 का हनन नहीं हो रहा। लेकिन आर्टिकल 18 का आपके पास तुरंत नोटिस आ जाएगा अगर आप अपने घर के बाहर ये बोर्ड लगा दो, प्रिंस ऑफ दोपहरिया वजाहत। तुम अपनी वर्चुअल लाइफ में कुछ करो, उससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब तक तुम्हारी वर्चुअल लाइफ किसी को परेशान नहीं कर रहा, किसी के साथ तुक नहीं कर रहा, किसी के साथ छेड़छाड़ अपराध नहीं कर रहा। लेकिन आज की डेट में आप अपने घर के बाहर दो ही तरीके के टाइटल लगा सकते हैं। कोई बता सकता है कि दो टाइटल कौन से हैं? गुड 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 गुड। जो तुम्हें टाइटल यानी उपाधि अलाउड है वो है शैक्षिक और दूसरा है मिलिट्री, ठीक है, यानी आर्मी का यार, एक ही बात है, सिर्फ ये दो टाइटल अलाउड है, ठीक है, ये बात आई समझ में। अब कोई अपने घर के बाहर नवाब कटौती नहीं रख सकता, उसके लिए सरकार से सर्टिफिकेट मिलता है, सरकार डिक्लेयर कर देती है ये लिख सकते, इन्होंने देश को इतना दान दिया था, हम इन्हें उपाधि खुद ही दिए दे रहे हैं, वरना तुम नहीं लिख टांग सकते नवाब और पीलीभीत, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास 4 कलर की 6 पैंट है, 2 फटी हुई है। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, राय साहब और कोई करता है, राय साहब कहाँ पे लिखते हैं? नाटक में लिख लेते हैं राय साहब, मारुति में, आर्टिकलों में कहाँ? राजा साहब नहीं, आप दिखाओ मुझे, क्लेम अपन लोग मिलके पैसा कमाएंगे, इस तरह के। हाँ जैसे कि किसी नाम रहता राजा साहब, राजा साहब कहते हैं। अब इस पे एक और ट्विस्ट आता है, ठीक है, ये राज नाम है। अरे बाजार में तुमको उदाहरण देते हैं, बाजार हमेशा से बहुत साधन था, अभी तो बाजार ने दिमाग लगाया कि आर्टिकल 18 लागू होता है ना सिर्फ भारत के अंदर। इन्होंने तुरंत ट्रम्प को फोन किया, डोनाल्ड ट्रम्प, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका, ट्रम्प से कहा देखो तुम्हारी इंडिया में आने की कई वजह थी, बोले हाँ, जब तुम आए तो तुम्हें बहुत सपोर्ट मिला, अब तुम्हारी बारी है, मैं आ रहा हूँ अमेरिका और तुम ना मुझे उपाधि दोगे वहाँ कि प्रिंस ऑफ अमेरिका मिस्टर बाजार, और ये उपाधि लेके मैं भारत लौट जाऊंगा, और इंडिया के गवर्नमेंट से मैंने लिया नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट आर्टिकल 18 के तहत रोकी, उपाधि तो मुझे तुमने दी है, ये तो मैं विदेश से लेके आया हूँ, इंडिया की उपाधि अलाउड नहीं है, विदेश की तो अलाउड होगी। तो जैसे ही अपना टाइटल लेके इन्होंने इंडिया में कदम रखा, इन्हें तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिस आ गया और इनकी उपाधि खत्म कर दी, यानी कि आप विदेश से भी लाई हुई कोई उपाधि भारत में प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन सवाल मेरा यही है, बैरिस्टर, एडवोकेट, ये उपाधियाँ कैसे यूज कर लेते? तो सर आप भी, ये तो शैक्षिक उपाधियाँ हैं। इंजीनियर, इंजीनियर के आगे इंजीनियर लगा है तो वो यहाँ से भी जाएगा अमेरिका में, तब भी अमेरिका से इंजीनियरिंग की डिग्री लेके लौटेगा, तब भी इंजीनियर है। लेकिन तुम जरा लेके तो लौटो प्रिंस ऑफ अमेरिका अवार्ड, उसके लिए तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी, ठीक है। अच्छा, भारत रत्न
और ये जो भारत पद्म विभूषण है, ये सब है, ये पुरस्कार सरकार के द्वारा ही दिए जाते हैं, तो इनके लिए कोई विशेष अनुमति नहीं चाहिए। गीतांजलि पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी वाला, बहुत सारे होते हैं। गांधी पीस प्राइज, इस तरीके के प्राइज मिलने के लिए तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए होती, क्योंकि सरकारी है। और प्राइवेट के अगर अवार्ड दिए जाते हैं तो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति मिल जाती है। बात आई समझ? सर हाँ, उसमें उपाधि का अंत भी होता है, खाली कोई कार्रवाई भी हो जाती है इस पर? कार्रवाई हो जाती है। कार्रवाई मैंने करवाई है। मेरे मोहल्ले में एक थे, वो फला फला लिखते थे, जब मैं लॉ नहीं कर रहा था, तो मुझे उनका नाम देख के अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने फिर वापस मुझे हमारा बोले कर सकते हो, मैंने रिसर्च करी यूट्यूब पे, और यूट्यूब तो मुझे ऐसा भी दे रहा था प्रावधान की, फांसी कर रहा था। ये बात होगी 2009 की, जब मैं LICS में पढ़ता था। तो हटवा सकते हो तुम उपाधि, गवर्नमेंट नोटिस है, ठीक है। तो तुम्हें कैसे लिखना है आर्टिकल 18, अपनी कॉपी पे एक नक्शा बनाओ और ऐसे करके लिखो अलाउड, यानी भैया उपाधियां जो हमें अलाउ कर रखी हैं वो लिखो शैक्षिक उपाधियां एवं आर्मी मिलिट्री उपाधियां। वो उपाधियां कहाँ से? वो उपाधियां जब हमें दी जाती हैं इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा, वो अलाउड है। अगर तुम्हारी उपाधि कहीं विदेश से तुम्हें मिल रही है तो उसके लिए तुम्हें अनुमति लेनी पड़ेगी, विच इज कॉल्ड परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और खत्म कौन सी कर दी? तो खत्म कर दी डायनेस्टिक, तुम्हें जो वंश से मिली है तुम्हारे, राजा रानी, ठीक है, रानी ऑफ पूरनपुर, राजा ऑफ खटीमा। पीछे समझ में आ रहा है सब कुछ? अश्विन समझ में आ रहा है? इधर पीछे नया आर्टिकल 18 क्लियर हुआ एकदम। और इसका प्रभाव तुम्हारी इंटरनेट या सोशल मीडिया पे नहीं पड़ता, उसको तुम कुछ भी लिखो। और इंटरनेट सोशल मीडिया का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि अपने आधार कार्ड पे कुछ भी लिखवा लो, ठीक है। हाँ, ATM में तुम लोग डिजाइन करा सकते हो, ATM में कोई भी नाम करवा लो। जब ATM अप्लाई करते हो तो कहता है कि किस नाम से लिखना चाहो, सोनू करा, ये नहीं हो सकता। आप सोनू उस पर लिखवा अलोन बॉय सोनू। नवाब भी करते थे, नवाब नहीं क्या करते? नवाब तो अभी करते। नवाब अभी कहाँ चल रहे हैं? नवाब तो चलेंगे, वो जिंदा है, दोनों पैरों से भी चलेंगे। मार दो नवाब को, लाशें टहलेंगे। नवाब ये राजा साहब वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें अनुमोदित कर रखा है, अलाउ करता है। जैसे इनके कहने का मतलब ये कि नवाब पटौदी सैफ अली खान के पापा थे, यही तो वो नवाब पटौदी अब कहीं नहीं लगा था, नवाब सैफ अली खान कहीं नहीं लिखता है, मेरा लिख के तो दिखाए, कहीं नहीं नोटिस भिजवा देगी। तैमूर पता ना कौन था? तिमूर और ताइमूर पे बहुत बड़ा विवाद चला था। तैमूर एक ऐसा घटिया था जिसने भारत के ऊपर आक्रमण करा था, उन्होंने अपने बच्चे का नाम उसी पर रख दिया, तो उन्हें नाम बदलना पड़ा। पता नहीं लोगों को क्या मजा आता है इस नाम रखने में। चलो मैंने सोचा बच्चों का नाम बंदूक तो अच्छा रखा। अरे बेटा बंदूक ले आओ। चलो खैर आ गया। आर्टिकल 14 से ध्यान से एक बार समझ लेना। आर्टिकल 18 बात करता है समानता, ठीक है, विच इज कॉल्ड इक्वलिटी। आपको एक चीज याद रखनी है कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे कॉपी में लिखना। फिर मैंने आपको एक मोबाइल नंबर या एक कोड बताया था, एक कोड ध्यान से याद रखना, अभी भी याद रखना। 15, 16, 19, 29, ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार दिए गए हैं, यानी इसके पास में लिखना कि विदेशी आर नॉट अलाउड, नागरिक अलाउड, ठीक है। अब देखो जरा इनमें से कौन कौन सा फंस रहा है, पहले जरा चेक करते हैं। 15 और 16 फंस रहा है, यानी कि सर 15 का मतलब शैक्षिक और 16 का मतलब नौकरी, इस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा नागरिक से, लेकिन विदेशी से किया जाएगा। बात आई समझ? क्लियर हुई है नहीं? ये बात ध्यान से समझना। कैसे? आर्टिकल 14 नागरिकों के लिए नहीं है। अगर कोई विदेशी बाहर से आएगा और तुमने उससे कहा कि गोरा या काला या गोरिल्ला लग रहे हो या ये लग रहे हो, तो भैया वो तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में चला जाएगा, क्योंकि 14 जो है वो नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए, लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 किसके लिए? सिर्फ अब कोई बाहर विदेश से आ जाए तुम्हारे यहाँ नौकरी मांगे तो तुम नौकरी में उसे रिजर्वेशन दोगे क्या? कैसे दे सकते हो? इसलिए 15 और 16 सिर्फ नागरिकों के लिए होता। आज भी जब विदेश से कोई इंडिया में पढ़ाई करने आता है तो रिजर्वेशन नहीं मिलता, भले वो विदेश में शेड्यूल कास्ट का हो, यहाँ आएगा तो भरेगा, तुम तो भर रहे हो उपाधि में 5000 फीस, वो भरेगा 1.5 लाख। ताजमहल गए देखने 40 रुपये लगता है हमें आपको, और कोई विदेशी आता है उसे 500 रुपये लगता है। भेदभाव कर रहे हो ना, अलाउड है।
है। वहाँ भी ऐसा होगा फिर उल्टा? हाँ बिल्कुल होता है, वहाँ उल्टा होता है, वहाँ हमसे और कम लिए जाते हैं, वो कहते हैं गरीब आदमी। वो लोग जानते हो ना, इतने ज़्यादा ठगिया भाइया होते हैं। उनके टाइम में जब पुनर्जागरण आया था तो वो उससे पहले इंडिया में कहते थे अंधविश्वास बहुत है, और खुद क्या जो है महिलाओं को टांग के चला देते थे। खुद भी कहते थे कि सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी एक ही जगह चर्च कहती है, अब छोड़ो चर्च में विवाद हो जाएगा, वीडियो भी क्लिप कर देंगे। मेरे द्वारा बोले गए शब्द काल्पनिक है, इनका व्यक्तिगत से कोई लेना देना नहीं, बाकी मैं कुछ एडवोकेट भी नहीं पढ़ती। हाँ लाओ मुझे पहले ठीक है, तो पानी 3 रोटी चाहिए। हाँ शायद तुम आगे देखो, तुम है वो तक उधर है। फ्रेश हो रही है। 2 पूछो। जो दूसरी बात ये है सर, हम लाल किला घूमने गए, ठीक है, लाल किला घूमने गए बाजार, अब 500 के विदेशी को लिया, 500 नंबर विदेशी से लिया टिकट का, ध्यान से सुनना, इनके एग्जांपल थोड़ा कंपटीशन। 500 के 50 बैठने के लेके उनको देके जाओ। अच्छा बहुत बढ़िया। धारा 420 आईपीसी पढ़ी जाती है, 463 के साथ 2 वकील बैठे हैं, कोई आपको जरा देर नहीं लगेगी, तुरंत एक एप्लीकेशन लिख के देंगे। इसकी मैं बता रहा हूँ, नहीं अगर आप ऐसा करो क्या दिमाग है मजाक की गलत क्लासेस ले रहे हो। मैं तुम्हें रेफर करता हूँ, दिल्ली की एक जगह है अंडरग्राउंड, वहाँ जाओ तुम क्लास में। मजाक ने बताया तो सही भाई। 450 कमाइए, 450 कमाइए। हाँ अधिकार है ये तो गवर्नमेंट के प्रॉफिट से भी प्रॉफिट निकालना पड़ता है यार। मजाक मजाक तुम लॉ करो, हमारा अधिकार है। चलो भाई अब शुरुआत करते हैं आर्टिकल 19 की, ठीक है ना। इसको आमतौर पे आप सभी लोग कहते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच। तुम्हें ये आर्टिकल पढ़ते हो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि अब तुम 2012 का महाराष्ट्र का एक केस सुनोगे जिसमें मैं तुम्हें एक शब्द से मिलवाऊंगा, बड़ा अच्छा शब्द। वो लड़की थी, ये स्टोरी कहीं और जा रही। YouTube पे कहाँ से क्या पढ़ के आ रहे हो, छोड़ो। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है, ठीक है। इसे बोलते हैं भैया स्वतंत्रता, ठीक है। वैसे तो इसे बहुत स्वतंत्रता बोलते हैं, यानी अभी हमें आज़ादी है, अभिव्यक्ति। आप मान के चलो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तब समझ के बता पाओगे मुझे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है। सभी ने पढ़ा आर्टिकल 19, कुछ आइडिया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है? जो भी आपको बताओ, और नहीं बताओ तो करो सर नहीं बताओ, संकोच नहीं करना चाहिए, बताओ। प्रतिभा ही काम है, हाँ पता है कि नहीं? अरे शर्माना नहीं है इसको। हाँ सुनो, अनुच्छेद 19 क्या होता है? नहीं बताओ। आर्टिकल 19 ये तो न्यूज़ में बहुत है। मर्यादा मानी लिखना। हाँ क्या लगता है बताओ? किसी की धर्म इसकी स्वतंत्रता की आजादी, क्या लगता है? कुछ भी एक लाइन में बताओ यार। बोलने की आजादी, बोलने की आजादी तो मैं आज से भी डिक्लेयर करता हूँ, क्लास में मैं पढ़ाऊँ, कोई नहीं बोले छीनी में जा। संविधान मैं तो स्टेट हुई नहीं, तुम जाओ DSW सर के पास जाओ। आपको स्टेट नहीं है, हाँ। जो आपको फंड मिल रहा है जो भी वो आपको स्टेट से मिल रहा है। अच्छा स्टेट की है। बहुत बढ़िया, पीछे से आ रही बात, बहुत बढ़िया। सब रखोगे सब, मैं रिजाइन कर सकता हूँ। चलो नहीं ऐसा नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कितनी प्रैक्टिस होती है, कहाँ तक होती है, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ, ध्यान से सुनना। सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। पहले दिन मैंने क्लास में किसी को ले लो, भूमि को ले लो, मैंने भूमि से कहा, ठीक है, ठीक पहले दिन। अब मैंने अपनी सगी छोटी सिस्टर से सेम बात कही, ध्यान से समझना। फिर तीसरे दिन मैंने सेम बात रात के 11:30 बजे आसाम रोड चौराहे पर एक अनजान खड़ी लड़की से कही, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिट या किस हद तक ये तय करोगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मैंने हनन करा है या तीनों जगह पे जस्टिफाई है? बताओ, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच को जस्टिफाई करो। भाई आपने अभी ये कहा कि सर फ्रीडम ऑफ स्पीच मर्यादा के अंदर बोली जाती, मैं तो सेम ही बात बोल रहा हूँ। मैंने जो भूमि के लिए जिस इंटेंशन और आशय से कहा, वैसे अपनी सही सिस्टर से कहा। उसके बाद एक लड़की 11:30 बजे आसाम रोड पे खड़ी थी, मैं आया बाइक लेके, मैंने कहा हाउ ब्यूटीफुल हाउ आर यू, पता नहीं कि उसने मुझे मारा। लेकिन कहने का ये कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वहाँ मैंने एक ही जैसी चीजें पूछी। अब तुम कैसे निर्धारित करोगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का दायरा क्या है? बताओ बताओ
यही समस्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ है। बताओ, सवाल समझ गए? बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच कर रहे थे आप, बताओ। अभिव्यक्ति की आज़ादी, बताओ भाई बताओ। मैंने सोनू से कहा सोनू फास्ट का मतलब क्या है, तो सोनू ने कहा तेज। एक से पूछा, एक ने कहा व्रत, एक से और पूछा, बोले फास्ट का मतलब जब 120 से ऊपर आप चलना। तो जितने लोग बैठे हैं सबने फास्ट का मतलब अलग बताया। तो मैं कैसे तय करूं, कैसे किताब के अंदर शब्द डाल के तुम्हें रोक दूं कि तुम फास्ट नहीं बोलोगे पब्लिक में? समस्या समझे? समस्या जायज है? क्या लगता है? नहीं बताओ। अब तो लॉ वाले 3 हो गए ना, 1 2 3, और भी कोई लॉ का है? सोनू बस कपड़े पहन के आता है लॉ वाले। हाँ बस कपड़े पहन के आता है, मैंने पूरी बात लॉ वाले ही। तुम कभी किसी पुलिस वाले पास जाके कहो सोनू एडवोकेट, पुलिस वाला भी नहीं। बताओ दायरा कैसे डिसाइड कैसे करोगे, कैसे रोक लगाओगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, दूसरे के लिए ब्यूटीफुल का मतलब कुछ और हो सकता है। छेड़ना हो गया 11:30, भैया समय के हिसाब से तुम शब्द बोले जाते हैं। बताओ 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 जल्दी बताओ। चलो केस पढ़ो। समय और स्थिति के हिसाब से देखते हैं। समय और परिस्थिति के हिसाब से पक्का। रात के 11:30 बजे मैं एक पब में था, पब दिल्ली में। वहां मैंने ये बात कही, मेरे साथ एक नहीं 2 लड़कियां खड़ी हुई, हमें सुनते कम से कम। अब तो परिस्थिति बदल गई। ये एक लड़की ने पब में 2 लड़कों से कहा 6 आ गए, हम भी सुंदर। कैसे डिफाइन करोगे? लिमिट क्या है? लिमिट फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिट और एक्सटेंट, किस हद तक बोलना है, किस हद तक नहीं बोलना है, ये कैसे तय करोगे? और यकीन मानना सरकार या कोई भी स्टेट इसका फायदा बहुत अच्छे से उठाती है। तो बताऊं कैसे? देखो 2012 में जगह थी महाराष्ट्र, ध्यान से समझना। और महाराष्ट्र में सब जानते हैं कि बाला साहेब ठाकरे जो है वो एक पॉलिटिकल उससे बिलोंग करते हैं, इनको क्या बोलते हैं? शिवसेना। शिवसेना के बहुत पॉपुलर लीडर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर थे, इनकी डेथ हो जाती है। अब ध्यान से समझना मेरी बात, जब इनकी डेथ होती है तो ये बड़ा फेमस व्यक्ति होते हैं और लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं। तो इनकी शव यात्रा निकाली जाती है, निकालते हैं शव यात्रा। तो इनकी जब शव यात्रा निकाली जाती है तो उस शव यात्रा के निकालते समय पूरा का पूरा महाराष्ट्र ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक जाम लग जाता है। ऐसे में एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर, वहां एक लड़की होती है और वो इंटरनेट पर एक पोस्ट डालती है। ध्यान से समझना, वो इंटरनेट पे लिखती है कि अगर पता था कि महाराष्ट्र ब्लॉक हो सकता है, लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा है, मेरे मम्मी पापा जॉब के नहीं जा पाए, मैं घर से नहीं निकल पा रही हूँ, तो इससे बढ़िया ये जुलूस ना थोड़ा शहर के बाहर से ही निकाल लेते, थोड़ा साइड से निकाल लेते, कम से कम जाम तो नहीं लगता। उसने एक बात लिखी, उसने कोई डेरोगेटरी या गलत शब्द तो नहीं लिखा ना, उसने कोई भी निकाल कि कौन थे क्या थे, कुछ भी निकाल, उसने सिर्फ अपनी व्यू रखा। ध्यान से सुनना, इसी के पोस्ट पर एक लड़की है और एक लड़की इसकी पोस्ट को लाइक कर जाती है। 24 घंटे के अंदर इन दोनों के खिलाफ पुलिस FIR लिख जाती है और इन्हें अपनी जमानत नहीं मिलती। सिर्फ इतनी सी बात लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप इंटरनेट पे कोई चीज लिखते हो तो सरकार ने उसके लिए बना रखा है IT अधिनियम, इसे कहते हैं औद्योगिक सूचना, ठीक है, अधिनियम 2000। इसमें एक धारा है, वो धारा मैं क्यों बता रहा हूँ, रीजन 66A। ये बड़ा पॉपुलर धारा है, इस पर UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। सीधे सीधे ये धारा का बयान करके कि ये धारा कहाँ दिया है, किसी में दी है, IT एक्ट में दी है, कहाँ दी, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। वो है, वो भी आ गया है, वो भी है, बिल्कुल चिंता मत करो, सब इन्वॉल्व करके जाना, कुछ छूटेगा तो याद दिलाना, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आया। अब ध्यान से सुनना, इस 66A के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा शब्द जो किसी दूसरे को निंदा, ठीक है, या फिर निंदात्मक टिप्पणी कन्वे करे, इंगित करे, उसने निंदा करी नहीं लेकिन निंदा को इंगित भी करे, तब भी उसके खिलाफ FIR लिखी जा सकती है। तो इन दोनों लड़कियों के खिलाफ इस धारा में FIR लिखी। अब मेरी बात समझना, कहानी में ट्विस्ट आता है। अब स्टोरी होती है हमारी सुपर हीरोइन की, जिसका नाम था श्रेया सिंघल, ठीक है। श्रेया सिंघल DU से LLB कर रही होती है, इनकी मम्मी भी एडवोकेट होती है, ठीक है। और वैसे भी ज्यादातर सब एडवोकेट ही थे ना, जवाहरलाल नेहरू एडवोकेट, गांधी जी एडवोकेट, जिन्ना एडवोकेट, अभिषेक मिश्रा एडवोकेट।
तो सब बड़े लोग, अच्छे लोग, महान स्टैंडर्ड और स्वर्णिम अक्षरों में 1000 बातें करो, ऐसे लोग लॉयर ही होते हैं। दो लोग फिर खुश हो अंग्रेजी कह रही है, ऐसा नहीं, बैग लग जाती है। श्रेया सिंघल जो कि लॉ करी हुई थी, एडवोकेट थी, उसने कहा ये आर्टिकल 19(1)(a) का सीधा सीधा हनन है, और जब भी कोई चीज तुम्हारा भाग 3 का मौलिक अधिकार छीनती है तो वो होना चाहिए आर्टिकल 12। यहाँ पे महाराष्ट्र की सरकार ने मुकदमा लिखा था जो कि स्टेट थी, और तब तुम्हें है अधिकार जाने का। प्रक्रिया समझ में? श्रेया सिंघल ने कोर्ट में केस फाइल करा, और तब श्रेया सिंघल ने एक ही बात पूछी कि सर आप मुझे ये बताओ कि जो लॉ होता है ना, लॉ उसके अंदर एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, और ये सिद्धांत तुम्हें भी याद रखना है, लॉ शुड बी क्लियर। अगर लॉ में लिखा है हत्या तो साफ साफ लिखा होना चाहिए हत्या क्या होती है। अगर 1 इंच भी लॉ में वर्ड इधर से उधर हुआ तो उस शब्द का मतलब बदल जाता है। 66A IT एक्ट में मान के चलो मैं आपसे मतलब पूछता हूँ कि ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, ये भी छोड़ दो, मैं आपसे मेहनत का मतलब पूछता हूँ। अब मुझे बताओ मेहनत का क्या? कोई कहेगा सर आज मैंने मम्मी से मार खाई, मम्मी की मेहनत थी। मैंने टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं लाए, मेरी मेहनत थी। ठीक है, मैं बाइक पे बैठा के उन्हें ले गया, गिरा दिया मैंने, या वो बोली उन्हें ले गया, उन्हें गिरा दिया, तो हंस ली। तो चलो अब सहज से, तो इस तरीके की भी मेहनत होती है, एग्जाम के लिए करी गई मेहनत, ठीक है, तमाम मेहनत होती है। लेकिन मेहनत का अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या किसी लॉ में लिखा हुआ है? नहीं। यही बात श्रेया सिंघल ने की। श्रेया सिंघल ने कहा कि 66A के IT एक्ट के अंदर ये तो हिस्सा ठीक लिखा है कि हम सरकार हमारे खिलाफ मुकदमा कर सकती है, लेकिन उन शब्दों को ना बताया ही नहीं गया। बताओ ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, हर एक के लिए अलग निकल रहा है। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, सुप्रीम कोर्ट बोला आप कह तो सही रही हो, जो ऐसे शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्बिट्ररी वर्ड्स। क्या बोलते हैं? मैं लिख दे रहा हूँ, तुम्हारी अंग्रेजी सबकी माशाल्लाह। आर्बिट्ररी, कितने लोग हैं जो ये वर्ड आर से सोच रहे हैं? कितने लोग हैं जो आर से सोच रहे हैं कि ए से है, ए से? कितने लोग थे जो आर से सोच रहे थे? चलो, आर्बिट्ररी वर्ड, इसे बोलते हैं अराजक शब्द, ठीक है। और लॉ का सिद्धांत क्या है कि लॉ क्लियर होना चाहिए। बात आई समझ में? इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना, और सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A के आधे हिस्से को कैंसिल कर दिया। उसने कहा कि ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन गलत है। तब जाकर के आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का महत्व समझ में आया होगा कि अगर कोई गवर्नमेंट चाहे, कोई बॉडी चाहे तो तुम्हारे तारीफ की है तुमने कि निंदा करी है, इसका मतलब निकाल सकता है। एक और उदाहरण दूं, कपिल शर्मा करे तो इंसल्ट, अभिषेक सर क्लास में करे तो कॉमेडी, मतलब कपिल शर्मा करे तो कॉमेडी, और हम बाहर कहते हैं कुछ तो इंसल्ट। बात आई समझ में? समझ गए? इसी केस, अरे पूरी रामायण खत्म हो गई आपने। इस धारा पे उसने लड़ाई लड़ी थी 66A पे, और उसने बेस क्या बनाया? आर्टिकल 19(1) पे। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार थी, महाराष्ट्र सरकार ने उसके खिलाफ FIR कर दी। बात आई समझ में? श्रेया सिंघल, इसका लॉ हुआ भी नहीं था, लॉ की स्टूडेंट, और तुम भी स्टूडेंट हो, लेकिन तुम केस किस पे करोगे? बालू मिट्टी पत्थर पे। हमारे मोहल्ले में लड़ाई हो गई सर, दुनिया हमसे कहती कि दे दूंगा तुझे, हम केस कर दूंगा, पूरी दुनिया देख रही है। तो इंस्पायर हुआ ऐसे लोगों से। पीलीभीत की लड़की थी, तुम्हें पता है, अब से 2014 की, उसने सैनिटरी पैड पे वैल्यू एडिड टैक्स माफ कराया था पीलीभीत की, वो हमारे सेंट्रल एशिया की सीनियर थी, JNU में उन्होंने करा, और मेरा मित्र रवीश उसकी सिस्टर है। तो ऐसे फीमेल रेवोल्यूशनरी अपने पीलीभीत में भी होते हैं, ठीक है ना? मुझे तो जो नहीं समझते, यही समस्या। तुम लोग स्टैंड अप देखते हो क्या? कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी देखते हो यूट्यूब पे? जितने लोग नहीं देखते देखा। चलो, तो आर्टिकल 19(1)(a) अभी खत्म नहीं हुआ। अभी हमने ये देखा कि स्पीच बोली जाएगी किस हद तक, और इस हद को कहीं भी नहीं बताया गया है, लेकिन मैं बताऊंगा ये हद कहाँ तक है, बताई गई है। अब एक और धारा की बात कर लेते हैं, मेरी फेवरेट धारा। शाबाश, ये लॉ वाले बताएंगे क्या होता है सेडिशन। राजद्रोह क्या होता है? कुछ भी जो आपको समझ आ रहा हो। सर राजद्रोह चिड़िया होती है, जंगल पाई है, कुछ भी बताओ। 124 से IPC, भारतीय दंड संहिता। मैं तो वो चीज़ें बता रहा हूँ जो अभी मुद्दे प्रेजेंट में चल रहे हैं ना, या तो समझ आ रहा है हम लोग का फास्ट जरूर चल रहा है, पानी से भी अब नहीं आएंगे चॉकलेट नेक्स्ट ट्यूसडे मंगल व्रत
हाँ बताओ भैया 124 से क्या है? और सरकार ने ना इसको भी नहीं, देखो ये पहले इसमें था भारतीय दंड संहिता, लेकिन अब जो 3 नए क्रिमिनल बिल आए ना उसमें इस धारा का नाम परिवर्तित करके लिख दिया सोवेरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी। वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तुम इसके बारे में बताओ क्या होता है राजद्रोह? क्या लगता है राजद्रोह? क्या लगता है राजद्रोह? बताइए, आपको टूथपेस्ट में नमक है? हाँ बताओ सर, लोग बनाने के लिए सारे कम मेहनत करके क्रांति आज के विरोध में कार्रवाई करते हैं, मतलब राष्ट्रीय, हाँ बताओ बताओ सही बता रहे जैसे मैंने नहीं अरे आपका तो चीज है विदेशियों के साथ मिलके दुश्मनी, विदेशियों के साथ मिलके मतलब तो ऐसे देश आतंकवादी विदेशियों के साथ नहीं सर, हम किसी और देश के साथ मिलके पढ़े लिखे आतंकवादी गद्दारी करते सजा होती ना तो तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें छोड़ के चले गए। हाँ बताओ। ये तो कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात बोले जिससे भारत की एकता, समग्रता, अखंडता इसी प्रकार की सही थी आपने, शब्दों का चयन हमने ठीक बताया। अब मैं तो वैसा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, बिल्कुल साफ प्रैक्टिकल। अभी देखना तुम सब बड़ा मजा है। वर्तमान सरकार किसकी है जानते हो? नाम नहीं लेना कैमरे को, ठीक है? वर्तमान सरकार किसकी जानते हो? कितने लोग इस सरकार से सहमत नहीं है? हाथ खड़ा करो। कितने लोग वर्तमान सरकार के खिलाफ है? हाथ खड़ा करो। हाँ फ्री हो, तुम्हारी तरफ कैमरा नहीं है, कैमरा नहीं है। नहीं सरकार के विरुद्ध की बात हो रही है। उदाहरण दे रहा हूँ मैं तुम्हें, एक सरकार है जो वर्तमान में है, कितने लोग उस सरकार से सहमत नहीं है? हाथ खड़ा करें, क्योंकि उदाहरण है, ठीक है? कैमरे के सामने हाँ बताओ कितने लोग सहमत नहीं है? जो लोग सहमत नहीं है, जो लोग सहमत है वो हाथ खड़ा करें। जो लोग सहमत है वो हाथ खड़ा करें। अब ठीक है, अब जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़ा करा है ना, तुम दोषी हो गए धारा 124 लेकर। सरकार के खिलाफ निंदात्मक सिर्फ सोचने मात्र से तुम राजद्रोह के कंजे में आ जाते हो। इसे कहते हैं द पावर ऑफ धारा 124 से। आप समझो मजे की बात। हुआ क्या कि 124 ये जो धारा है ये भारतीय दंड संहिता में डाली गई 1860 में। भैया 1857 का जो विद्रोह था ना उसके पीछे कारण था, क्योंकि जब विद्रोह हुआ था तो सबने उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ सब हो गए थे, मतलब कंपनी राज चल रहा था। तो कंपनी राज ने सबको उठा करके ना अरेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके लिए उन्हें कानून चाहिए था, तो ये काला कानून उन्होंने तब बनाया था 1857 के घटना के बाद। इसीलिए इस कानून को इतना कठोर बनाया गया कि सरकार के खिलाफ सोचने मात्र से, कि तुम सिर्फ सोच रहे हो, निंदा करना तो दूर की बात, तुमने सोच भी लिया तो तुम्हें उठा के जेल में डाल दिया। और अभी अमित शाह जी ने ये तीनों बिल जो है जो लाए हैं क्रिमिनल बिल नए आपराधिक बिल, उसमें ये धारा परिवर्तित करके हटा दी। अब ये धारा 124 से नहीं रह रही है, इसको उन्होंने कर दिया है देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर यदि कोई भी हनन होगा, वार होगा, षड्यंत्र होगा तो उसकी सजा दी जाएगी। बात आई समझ? लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कितना तगड़ा गेम बात समझ रहे हो कि किसी भी व्यक्ति ने अपने फेसबुक पे इतना लिख दिया NTANTL यानी खिलाफत और आगे किसी गवर्नमेंट का नाम डाल दिया, कर दिया तुमने 124। सरकार की आलोचना के दो पक्ष हैं। एक पहला होता है फेयर आलोचना। फेयर आलोचना जो अच्छे उसमें करी गई कि सरकार ने ये बिल्डिंग बनवाई, थोड़ी अच्छी बनवा देती, इसमें बालू मिट्टी सब सही से नहीं लगती। एक होती है सरकार ने बनवाई तो सारा पैसा बर्बाद कर दिया, इससे बढ़िया हमारे देश में ये ले लेते वो ले लेते। तो अब तुम बताओ इसमें से तुम्हें जो अच्छी लग रही है वो 124 से नहीं, समझे बात को? इसके मानक तय करने के लिए सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन संविधान ने स्पष्टीकरण दिया है। वो कहाँ मिलेगा वो मैं तुम्हें लिखवा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ताकि तुम समझ जाओ कि 19(1)A में जो हद पूछ रहे हैं सर, कहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक वो मुझे धोखा देगी। हाँ सो जिन लड़कों के रिलेशनशिप टूट रहे हैं वो जल्दी तोड़ो, IAS बनना ठुकरा के मेरा क्या, लड़कियों पे भी शर्तें लागू। बेचारे सोनू इस बात से घबरा जाते जब भी ऐसी कोई रिलेशनशिप की बात सोनू तुरंत कहते खत्म करना पड़ेगा। अभी तो मैं डाउट में शुरू हुआ है कि नहीं। तो भैया आर्टिकल 19(1) पे शुरू करो। आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2 जो देता है 8 बातें, 8
आपके पास अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पेरेंट नहीं है तो मैंने ग्रुप में डाला है, उस पीडीएफ को घर पे जाके ओपन कर लेना। आर्टिकल जो जिसमें सारे लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 से लेके 395 तक, वहां पर अनुच्छेद 19 आप खोलेंगे। अनुच्छेद 19 में ही अनुच्छेद 19(2) लिखा हुआ है, जो ये साफ साफ कहता है कि 19(1)(a) जहां पर स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है, अभिव्यक्ति और वाक स्वतंत्रता की, उस पे 8 बातों की हद से तुम बाहर नहीं जा सकते। कौन सी? देश की अखंडता, सोवरेनिटी यानी संप्रभुता, इंटीग्रिटी अखंडता जो मैंने बोला, सिक्योरिटी, पब्लिक रिलेशन पे, पब्लिक ऑर्डर पे, मोरालिटी पे, डिसेंसी पे, मानहानि पे, या कोई तुम्हें किसी अपराध के लिए प्रोवोक करते। ये आठों के आठों में जो आपको नोट्स दूंगा उस पर लिखे होंगे, डायरेक्टली भी लिखे हैं, लेकिन आपको ये याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि मेंस में सिर्फ 19 पे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 19 के अंदर ये आठों लागू होंगे। अखंडता, एकता, देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता, ये सब उसमें से आप देखिए, साफ साफ लिखिए। ठीक है, 8 है, 8 रटे होने चाहिए, कभी भी तुम्हें खड़ा करके मैं पूछूंगा, फिर तुम ये ले लोगे 8। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को तुरंत ही नेस्ले और बॉर्नविटा की जरूरत पड़ जाएगी। बजाज तो मॉर्टिन से ही काम चला देखो, क्लास का माहौल होना चाहिए। फॉर ऑल योर इन्फॉर्मेशन, मेरा पीसीएसजी में नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये है कि मेरा कहीं और तो मैं ज़्यादा टेंशन लेता ही नहीं। ई रिक्शा तो चलाना आता है। अरे कहने का मतलब ये है कि ऑलवेज एप्रिशिएट योर फेलियर्स। अगर आपका नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आयोग में कमी है या मेरा तो हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं। अब जब स्कोर कार्ड आएगा तो मैं देखूंगा और मेहनत करूंगा, उसका दोबारा निकालूंगा। अभी तो मेरी आयु सीमा जो है वो भी है और अटेंड भी बचाऊँ। नहीं होगा तो एग्जीक्यूटिव में जाऊँगा, वो भी नहीं होगा शिक्षक में जाऊँगा, वो भी नहीं होगा तो प्राइवेट कोचिंग बोलूँगा, वो भी नहीं होगा तब तक उम्र बीत जाएगी। कितने साल जीऊँगा। लेकिन ये जरूर है कि आई एंजॉय प्रीलिम्स में बाहर होने से अच्छा है कि आप इंटरव्यू तक जाके बाहर, वरना आप इंटरव्यू को कभी सीरियसली लेते नहीं। पता ही मेरा समझ में, ऑलवेज एक्सेप्ट योर फेलियर। परसों रिजल्ट आया और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तो इससे बड़ा तुम्हारे लिए मोटिवेशन क्या होगा? डीमोटिवेशन नहीं हो सकता। नाउ आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर अपवाद अनुच्छेद 19 होने दिए हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक और बात पूछता हूँ, न्यूज़पेपर में कितने प्रश्न होते हैं? बताओ बताओ। 16 होते हैं। अच्छा, वीडियो देखी तुम? बताओ कितने प्रश्न होते हैं? कौन सा न्यूज़पेपर आता है आपके? पता नहीं सर, जो पड़ोसी के आते हैं। हम तो 12 बजे बाद ले आते हैं। पड़ोसी नहीं है? हाँ, कभी कम आते हैं, कभी ज़्यादा। इधर 6 पेपर छोड़ना पानी। बताओ कितने पन्ने होते हैं? पन्ने कितने भी हो सकते हैं? पन्ने कितने भी हो सकते हैं? पन्ने कितने भी हो सकते हैं? 4 से 5। अखबार आप खरीद रहे चुरा रहे हो? इस साइकिल पे जा रहा है, खींच के इसमें पन्ने आ जा। आज 4 ही आए, मम्मी आज पराठे मत डालना, 6 आ जाते तो पराठे डाल के ले जाते। 100 भी हो सकते हैं, 500 भी। बिल्कुल ही गलत। आप तुम सुनो, इसके लिए सरकार ने बना रखा है, सुनो, न्यूज़पेपर रेगुलेटिंग यानी नियंत्रण अधिनियम एक्ट। ध्यान से सुनो, मैं इसके पीछे तुम्हें इकोनॉमिक्स भी पढ़ा देता हूँ। न्यूज़पेपर में अगर 16 पन्ने हैं तो वो 5 में विज्ञापन डालता है, इससे उसको मिलता है पैसा। अगर वो 100 पन्ने रखने को अलाउ कर दोगे तो वो 50 में डालेगा विज्ञापन और फिर पैसा ही पैसा। इस वजह से सरकार ने नियंत्रण रखा है कि न्यूज़पेपर में कितने पन्ने होंगे। लेकिन क्या न्यूज़पेपर फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है? आप लोगों ने कहीं लिखित में पढ़ा है? बताओ। आप लोग हमेशा कहते हैं कि मीडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच में आती है और मीडिया स्वतंत्र है, वो कुछ भी माइक ले जाकर बोल सकती है। मैं कहता हूँ लिखा था, ये कहाँ लिखा था? अच्छा, अंतर्निहित है। वाह सर, हम कल नहीं आएंगे। मेरा क्यों सर? अंतर्निहित समझता हूँ। पूजा ने उत्तर सही दिया, लेकिन मेरी आदत ही पड़ गई, सीधे सीधे उत्तर मुझे पसंद ही नहीं आता। 3-4 और बच्चे घूमे भी है। बताओ कहाँ लिखा है फ्रीडम ऑफ मीडिया? कहाँ लिखा है? तो लो भैया, कहाँ लिखा है ये भी पढ़ लो तुम। ये है टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक। ठीक है, बात है जिस समय पे अभी केस है बड़ा इंपॉर्टेंट, और सुप्रीम कोर्ट की जो बात संविधान में कोई लिखी नहीं लिखी ना, तो केसेस में क्या करता है? कहीं लिखा हुआ है कि राइट टू हेल्थ
तुम्हें स्वास्थ्य का अधिकार हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा कहीं लिखा हुआ है संविधान में, लेकिन वो है समानता शब्द जो है वो तुम्हें अलग अलग जगह पर अलग अलग समानता लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन परिभाषा कहीं नहीं मिलेगी कि समानता क्या है। तो क्या इसका मतलब समानता की परिभाषा नहीं है, वो सब केसेस से निकल के आता है। बात आई समझ में? ये चीज़ क्लियर हुई कि केसेस क्यों पढ़ना जरूरी है, समझे वकील साहब? वकील साहब डूइंग वन केस भी हो रहा है, लॉ की भी तैयारी हो रही है, एग्जीक्यूटिव की भी हो रही है, समझ आ रहा है कुछ नहीं? पक्का? अब ध्यान से समझो, विनीत कोलमैन के केस में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बड़ी पॉपुलर लेडी थी, उन्हें तुम सब जानते हो। उनका ना बड़ा प्यारा और खट्टा रिलेशन था न्यूज़पेपर से, क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट को न्यूज़पेपर क्रिटिसाइज करता रहता है। अगर कोई अच्छा काम कर दिया तो तारीफ कम होगी, लेकिन अगर धोखे से बहुत अच्छा काम कर दिया तो बुराई ज़्यादा हो जाएगी। बात आई समझ? तो क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार, उस सरकार के जो ये लेडी थी, ठीक है ना, मेरा नाम सभी जानते हो, इनको आए दिन क्रिटिसाइज किया जाता था, क्रिटिसाइज आए दिन, ये कर दिया मैडम ने, ऐसा कर दिया, आज मैडम ने ये कर दिया, आज मैडम पूरी आगे चल के चली गई, आज मैडम ने गाड़ी दिखा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैडम परेशान हुई। मैडम ने कहा यार ये मीडिया को तो ना मुझे सबक सिखाना ही है। तो मैडम ने क्या तरीका निकाला, ये समझो, अब बाजार ध्यान देना। मैडम ने कहा कि भैया 62, 65, 71 इन सब युद्ध के बाद हम हो गए हैं पैसे से खाली। अब आप कहोगे सर पैसे का इससे क्या मतलब है? उन दिनों अपने पड़ोसी को ध्यान में बोलते कहानी सुन, कहानी बाहर कोई है हमें दिखा दो। ये होता था स्कूल टाइम में, होते हैं। अच्छा हमें लगा तुम मूवी देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे, अदृश्य शक्तियां। चलो वापस। अब उस समय हमारा जो न्यूज़ मीडिया था ना वो इतना डेवलप नहीं था। पेपर जो आज तुम ऐसे खोल लेते हो ये आता था यूएस मैक्सिको से, और जब ये मैक्सिको से मंगाया जाता था तो इसके लिए जरूरत पड़ती थी विदेशी मुद्रा की, और विदेशी मुद्रा किसके पास होती है? सरकार के पास। सरकार ने तरीका निकाला, उसने कहा कि विदेशी मुद्रा ना ये जो 3 वॉर हुए इससे खत्म हो चुकी है, अब विदेशी मुद्रा नहीं, अब हम तुम्हें अखबार का पेपर मुहैया नहीं करा सकते, अब तुम अपने आप पेपर जाओ तो ले आओ, जो कि ये कंपनियां नहीं ला सकती थी। अब भाई विनीत कोलमैन का दिमाग हिल गया, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के मालिक का, ये पहुंच गया कोर्ट, और जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो मौलिक अधिकार है, तुम किसी से नहीं छीन सकते। यानी कुछ भी हो जाए, इनको तुम विदेश से पेपर ला के दोगे और ये खबर छापेंगे ही छापेंगे। बात आई समझ में? तो इसलिए फ्रीडम ऑफ मीडिया की बात इस केस से निकल के आई, इसकी पावर इतनी बड़ी है। लेकिन ये भी नहीं छाप सकते क्या? 19(2) के अंदर जो 8 आधार मैंने पढ़ाए हैं, बात आती समझ में? ये दोनों केसेस के नाम लिख लो। विनीत कोलमैन उसी समय हुआ था, इसको आगे 1970s में हुआ था। एक बार गूगल पे ईयर चेक कर लो, शायद करता है या बात करने में डाउट है, इसका ईयर देख लेना। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी डिसाइड कर लिया था कि न्यूज़पेपर के एक खबर में कितने शब्द रहेंगे। ऐसा भी केस था इंडियन न्यूज़पेपर वर्सेस ऑफिशियल टेलीग्राफ एक्ट करके, लेकिन वो तुम्हारे काम का नहीं, वो लॉ वालों का काम है। वाली इतना जरूरी है कि विनीत कोलमैन का नाम याद रखना। अब देखो इसका हिंदी में नाम विनीत नहीं है ना, विनय है, बेनित है, बेनित, ठीक है। हिंदी में भी बेनित ही लिखना, BENET, नहीं तो विनीत वाला केस था मोहल्ले के लोगों का। पढ़ाई नहीं हो रही, कहना पड़ेगा घर पे मम्मी पापा आई तो पढ़ाई करूँगा, ऐसे हॉस्टल भेज देंगे, अब तो मम्मी पापा नहीं है, करूँगी क्या हुआ? हमारे साथ हमारे घर में रहती है, वरना जो है हमारे पिताजी मुझे बेटा पढ़ लो, हमसे अभी कहते रहते पढ़ लो, पता नहीं कब पढ़ोगे। लिखा है सब, समझ आया? विनीत कोलमैन का केस इंटरेस्टिंग था। अरे अभी तो 15 मिनट है, एक आध केस और पढ़ लो। सोनू, विनीत कोलमैन केस में क्या हुआ जो तुम्हें समझ में आया? पेन चेक बताओ, और नहीं भी आया तो मैं रिपीट करूँगा। ठीक, और क्या है विनीत कोलमैन? कुछ याद आया? अच्छी बात, आप प्रयास करें, ये तो पढ़ने में तेज है, आप कुछ आया समझ में? क्या हुआ था? चलिए चल कोई बात नहीं, मतलब पीछे कुछ समझ में आया? भूमि थोड़ा बहुत ट्राई करो, भले गलत बताओ। इन लोगों ने बताया भी नहीं, इनका प्रीलिम्स में अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। गुड, समझ में आ गया? विनीत कोलमैन का केस, श्रेया सिंघल का केस, ये दो इंपॉर्टेंट केसेस तुम्हारे यूपीएससी मेंस में तुम्हें लिखने ही लिखने हैं। अगर तुमने जरा सा भी इफ बट किया कि नहीं हम नहीं लिखेंगे तो भैया यूपीएससी तुम्हारी कॉपी लिखेगा FAIL, वेरी गुड, तुरंत पकड़ लो।
चलो आगे बढ़ो। बाला साहब ठाकरे केस हो गया, दिलीप जोगियान का केस हो गया। हाँ, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो अब 19(1) जो ए है उसे हम समझ के आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और परिस्थिति आती है, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि आर्टिकल 19 के अंदर 1 के अंदर ए इसे क्या बोलते हो, बी सी डी ई एफ, एफ को मैं कट मारता हूं खत्म हो चुका है जी, ये सारे और हमें ये सारे पढ़ने बात आई समझ। अभी हमने ऐसे लिखते जाना 19(1) का मतलब था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके अपवाद यानी इसकी हद, इसकी सीमा, इसकी लिमिट दे रखी है अनुच्छेद 19(2) में। ऐसी चीजें लिखते चलो। ये डायग्राम यार रैंडम बनते हैं, ये नोट्स में नहीं होंगे, फिर बाद में कहो सर ने पढ़ाया नहीं लाइब्रेरी में बैठ के, ठीक है। दोनों बड़े खुश हो रहे हैं। तुम भी जा रहे हो लाइब्रेरी आजकल? बाजार में तो 1500 रुपये बताए थे लाइब्रेरी की, बाजार में वहाँ आपको मिलेगी एसी सुविधा, वाईफाई सुविधा, चुगली सुविधा नहीं होती 1500 क्यों नहीं होती? अरे कोई बता सकता है काके वाले भैया खा वाला यानी 19(1) क्या है और आर्टिकल को अनुच्छेद कहते हैं? हाँ बताओ, अनुच्छेद 19(1) के बी में क्या लिखा है बताओ, पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन का आपके पास डायरेक्ट होगा आर्टिकल वाला है या नहीं होगा, कोई भी लेके आए, ठीक है। हाँ 19(1) भी बताओ। हाँ प्लीज पूछिए। खाली जो है वो स्मार्ट फोन के बारे में बात करता है, उसको तो स्टेट के लिए हो गया, इंडिविजुअल के लिए नहीं होगा। इंडिविजुअल के लिए लॉज है, इंडिविजुअल के लिए जैसे आप जो बात कह रहे हो उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन ये पूरी कंडीशन करने के बाद हेट स्पीच और यूट्यूब और ओटीटी के बारे में ही बताऊंगा। अब जो आप कहना चाह रहे हो कि इंडिविजुअल के लिए हम कैसे रोक सकते हैं, तो आईटी एक्ट में प्रोविजन है। हाँ पूछो, डाउट सब क्लियर हो गया दिमाग से? तो नए स्टूडेंट है ना, अभी थोड़ा इन्हें समय कम लगेगा। क्या चीज? आर्टिकल 19(1) जिसे हिंदी में का बोलते हैं, उसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि फ्रीडम यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, उसके अपवाद भी है। किस हद तक? 19(2) में 8 कारण है, ठीक है। अब इतना जो सवाल है वो भी अच्छा सवाल है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं होता। इस समय सरकार के सामने एक समस्या और आई है, वो है सोनू ऐसी कोई ऐप है क्या प्ले स्टोर? पीछे बड़े खुशी से ऐप कोई नहीं है? अच्छा हाँ, प्ले स्टोर पे ऐसी कोई ऐप है? ऑल्ट बालाजी बोल रहा हूँ मैं, ऐप का नाम नहीं है। इस समय इंटरनेट पर एक तो यूट्यूब पे 5 रुपए का माइक लगा के कोई भी आ जाता है, कुछ भी बोल के चला जाता है, उसे कुछ पता नहीं, ठीक है। मान के चलो कोई आया, उसने प्राइम मिनिस्टर के बारे में शब्द बोले और चला गया और उसे कुछ पता ही नहीं। बाद में उन्होंने क्या करा, जब उसके ऊपर ज़्यादा वीडियो वायरल हुई और प्रेशर पड़ा तो वो पुरानी वीडियो टेक डाउन कर देता है, यानी डिलीट मार देता है और दूसरी वीडियो क्षमा मांगते हुए डाल देता है। लेकिन मुझे ये बताओ, उसके पहले वाले स्पष्टीकरण के कारण या पहले वाले स्पीच के कारण अगर देश में बलवा हो जाता है या देश में दंगा हो जाता है तो उस व्यक्ति के साथ आपको क्या करना चाहिए? क्या माफ़ी मांगने से अपराध खत्म हो गया, या फिर वो जो अपराध कर गया जिससे बलवा हो गया पूरे देश में, उसका क्या किया जाए? या क्या सरकार ने यूट्यूब को या ओटीटी को, ओटीटी का मतलब ये है, मैं आसान वाला लिख दे रहा हूँ, तो मैं जटिल वाले नहीं समझ में आते हैं, अरे एक कोई समझ में आता। नेटफ्लिक्स, ये तो पता है ना, इन पर क्या होता है, कोई भी अपनी शॉर्ट वीडियो बना के डाल दे, कोई मूवी डाल दे, कोई डॉक्यूमेंट्री डाल दे, उससे कोई हिंसा बढ़ गई। अब सरकार के नियंत्रण में यूट्यूब और ओटीटी और नेटफ्लिक्स अगर है तो कौन से कानून के तहत है? और यहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन किस हद तक है और कितना दिया गया है, ये मेरा सवाल है। भाई यूट्यूब पे बजाज ने वीडियो बनाई, कुछ बोला, बाद में लगा बजाज को गलत बोल रहे, डिलीट मार दिया, एक वीडियो और जारी कर दी कि मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, खत्म हो गया मामला। लेकिन ये जो कर गए उस पर सरकार कोई नियम ले सकती है कठोर, या संविधान को ऐसी सुरक्षा देता है? बताओ बताओ। संविधान तो लेकर बाद में आईटी एक्ट से जुड़ा हुआ, ठीक है, आईटी एक्ट से जुड़ा गया। और किसी क्या लगता है? मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा आज कि हमारी संविधान सभा कितनी इंटेलिजेंट थी, उसे पहले ही पता था कि तुम ऐसा कुछ खुरापाती बनाओगे। क्या लगता है सर? नेटफ्लिक्स देखती हो?
हाँ भैया तुम तो कुछ अलग देखते हो कि VPN ऑन ऑफ कर दी। ये जो पिछले साल ही मारा था कुछ ही लोग हंसते हैं तो बड़े हो गए ना। आर्टिकल 91 के अंदर इस पे आया, देखो ये आया तुम्हारा यूट्यूब, ये आया तुम्हारा OTT, ये आया तुम्हारा नेटफ्लिक्स। सरकार ने इस बार OTT एक्ट लेके आई है, उसका बिल आया हुआ था, इसे कहते हैं ओवर द टॉप। ओवर द टॉप का मतलब ये होता है कि जो भी कंटेंट है इंटरनेट पर वो टॉप प्रायोरिटी पे आपको दिया जा रहा है, आप देख रहे हो उसे और आप उससे प्रभावित होते हो। अब सरकार के लिए समस्या ये होती है कि ये कंटेंट रेगुलरली बन रहा है, इसको वॉच करने के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए कोई टीम नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो मूवी को सर्टिफिकेट मिलता है, पता है कि नहीं? जैसे UA B C D ग्रेड मूवी मिलता है। ये कौन देता है सर्टिफिकेट? तो ये देता है मुंबई का CBFC, सेंट्रल केंद्रीय बोर्ड जो होता है फिल्म सेंट्रलाइजेशन का, वो देता है। उसका अपना अधिनियम है सिनेमेटोग्राफिक एक्ट। लेकिन समस्या ये सरकार के सामने कि यूट्यूब पे कोई भी आया, उसने वीडियो डाली, अब हम उसे घेरे तो किस अधिनियम में घेरे? कहाँ घेरे उसे? कौन से अधिनियम में उसको पर धारा लगी? तो सरकार ने जब ये घटनाएं बढ़ रही थी ना, तो सरकार के सामने एक वर्ड निकल के आया न्यूज में, जिसे बोलते हैं, इसीलिए ये न्यूज में बड़ा वायरल, बड़ा पॉपुलर है। हेट स्पीच का मतलब तुमने कोई ऐसी बात बोल दी जो बहुत ही आपको नहीं बोलनी थी, कि हिंसा हो गई, हिंसात्मक टिप्पणी कर देना, किसी धर्म गुरु के बारे में कह देना। अभी बीते 2-3 साल के अंदर आपने देखा है इंटरनेट पे बहुत चला है, किसी ने कोई रिलीजन जाकर कमेंट कर दिया, किसी ने कोई फीमेल पे कमेंट कर दिया, किसी ने बिग बॉस पे कमेंट कर दिया, किसी ने कुछ चल रहा है। तो गवर्नमेंट के पास लॉ ही नहीं था। अब ये क्या करते थे, इन्होंने आज बोला, सुबह आ गया बोले वो मैं शराब के नशे में बोल गया था, मुझे माफ कर दो। उल्टा ये भी छोड़ो, इन्होंने कह दिया कि जो मेरी वीडियो डिलीट नहीं हो रही है उसे भी डिलीट करो, क्योंकि वो आर्टिकल 21 के तहत मेरी निजता का हनन कर रही है, राइट टू बी फॉरवर्डेड आ गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सरकार इन चीजों पर कैसे नियंत्रण कर सकती है, बताओ क्या लगता है? क्योंकि ये बैलेंस आंसर है, बड़ा अच्छा आंसर है मेरे साथ, कि हाउ गवर्नमेंट कैन रेगुलेट OTT, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सच मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आप क्या सुझाव लिखोगे? IAS बनने जा रहे हो, क्या सुझाव दोगे? सरकार को क्या करना चाहिए बताओ? पहले लॉ बनाना चाहिए, गुड, एक सही बताया। और बताओ? मॉनिटरिंग एजेंसी, इसमें बाद में बातें अपनी जो मैंने बोली, इन्होंने कहा कि सबसे पहले होना चाहिए विधि, फिर एक होनी चाहिए एजेंसी। और बताओ और क्या हो सकता है? 1 2 एक और बताओ। हाँ बिल्कुल सही। अब इसमें पता है एक समस्या होगी, गवर्नमेंट जब तक इस पे लॉ लेके आती, तब तक जो गवर्नमेंट के पास पहले से ही लॉ थे, गवर्नमेंट ने ना लोगों को उसमें नापना शुरू कर दिया। ये सुना है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। एक होता है PDA, प्रिवेंशन प्रतिरोधात्मक डिटेंशन अधिनियम से होते हैं, मतलब कोई भी अपराध होने से पहले सिर्फ शक के बिना पर होना। UAPA सुना है? UAPA अनलॉफुल आपराधिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 सुना है? कुछ ऐसे सरकार के पास कठोर अधिनियम थे और सरकार ने इसको रोकने के लिए इसका भी प्रयोग करा। तभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला गया और उस केस का नाम है SR बोमबाटकर। इसको लिखो भैया, SR बोमबाटकर केस इज वेरी पॉपुलर, तुम्हारे मेंस में आएगा, यूट्यूब पे नहीं बताया जाएगा, पहले वो खुद तो पढ़ लें। अभी उन्हें किताब में लिखा हुआ मिला नहीं है, इसलिए वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। SR बोमबाटकर केस में ये मामला डाला गया कि 124A जो है वो वही गलती करता है, 124A भारतीय दंड संहिता IPC, ठीक है, ये वही गलती कर रहा है जो श्रेया सिंघल के केस में धारा 66 कर रहा था। इसमें तो ये लिखा है कि कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ आयोजन करे और किसी भी तरीके से करे, चाहे वो इंटरनेट मीडिया हो, चाहे कोई भी तरीका हो, तो सरकार उसे धर सकती है अपने पास जेल में 90 दिन तक बिना बताए। बात आई समझ में? तो 124 पे केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट को लगा यार ये स्वतंत्रता बोलने की, अभिव्यक्ति, उसका हनन हो रहा है। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने 124 का कोई भी मामला जो है जो न्यायालय में चल रहा है या चलेगा, उस पे इस केस से रोक लगा दी। ये वर्तमान परिस्थिति है इस समय 124A की, हेट स्पीच की, ये आया है। बात आई समझ? ये चीज समझे? क्वेश्चन समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई इधर होगा, थोड़ा क्लियर हुआ? देखो सब कंसेप्चुअल है। तुम ये सोचो कि घर से 2 ब्रेड और 1 चाय पी के समझ लोगे नहीं, किताब पढ़ के आने को, नाश्ते से चीजें क्लियर नहीं होती, बस एनर्जी है।
गाड़ी से आगे समझ में ये बड़ा मतलब नहीं सुनानी है सर हाँ पूछो कर नहीं यार 5 मिनट लगे हैं तो मणि संस्कृति चला रहा है जो राज्यपाल और उसके विभाग तो विधानसभा से पुरानी कुछ करते हैं चाहे हमसे कल पूछ लो क्योंकि उस मुद्दे पर मणिपुर की आपका संविधान में लिखा हुआ है कि मणिपुर संस्कृति में नहीं अगर मैं पूछा था एक ये नाम के बदल डेवलप प्रॉपर्टी डेवलप इस सम्मानित से संवाद बता ये अच्छा हाँ होता मेरी क्लास कल शुरू में ही डिस्कस करना हाँ इधर आ जाओ वापस तभी 5 मिनट बचे हैं इसका आंसर ले लो ऐसे मामले में ऐसा मोमबट्टर केस में इन सभी मामलों पर अभी सरकार ने अग्रिम रूप से रोक लगा दी है यानी आज की डेट में आप धारा 124 का मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते इस एसआर मोमबट्टर की रूलिंग के कारण लेकिन एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत आपने आज मेरे से पढ़ लिया कि सर मैं स्पीच दे सकता हूँ दे सकते हो 19(2) के खिलाफ ना हो 19(2) तुम्हें बचाता है उन विषयों को छोड़ के सर मीडिया न्यूज़पेपर छाप सकता है केस देख लो सर ओटीटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब नेटफ्लिक्स ये सब अपना कंटेंट डालने सरकार इन्हें कंट्रोल कर सकती है हाँ सरकार कंट्रोल कर सकती है लेकिन 19(1)(a) से भी आर्टिकल 105 और 198 ये दोनों आर्टिकल संसद और विधान सभा को अपने सत्र की कार्रवाइयों के दौरान कुछ भी कहने का तो नहीं लेकिन कहने की विशेष अधिकार प्रदान करते हैं जैसे हम लोग अभी क्लास के अंदर कहते क्या मछली वगैरह बना सकता है तो ये डेरोगेटरी वर्ड हो सकता है आपने सभी लोग कहें कि नहीं सर ऐसे नहीं बोलना चाहिए लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इससे भी घिनौने और घटिया शब्द कई बार निकल जाते हैं चीज़ें समझाने के लिए तो उन्हें विशेष अधिकार है कि तब उन पे अनुच्छेद 19(1) के तहत आप मामला नहीं ले जा सकते न्यायालय में हेट स्पीच का लेकिन एक समस्या और है अगर किसी संसद ने बाहर पब्लिक में जाकर के कोई अपशब्द बोल दिए सरकार के खिलाफ और वो शब्द जो है वो डेरोगेटरी हैं तो उस संसद को संसद के अंदर ही विशेष अधिकार प्रदान है बाहर नहीं है अब तुम एक केस से कनेक्ट कर पाओगे कि किस व्यक्ति ने एक सर्वेयन को 3 बार बोल दिया था और ले जा करके उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी समझ नहीं बात कनेक्ट कर पाए यानी सर ये संसद के अंदर ही काम करेगा ये विधानसभा के अंदर ही काम करेगा तुम रोड पे जाके कहो कि मैं मंत्री हूँ मेरा विशेष अधिकार है तो नहीं बात समझे न्यायालय के अंदर एडवोकेट को भी सुरक्षा होती है एडवोकेट एक्ट के अंदर जजेस को भी सुरक्षा होती है और तुम्हें जान के खुशी होगी कि सुप्रीम कोर्ट कितना प्रोग्रेसिव है अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक हैंडबुक निकाली है हैंडबुक का मतलब होता है 30 पन्नों की एक छोटी सी किताब उस किताब में कहा है कि कोई भी महिला को कहीं भी डेरोगेटरी वर्ड से नहीं बोलेगा जैसे प्रोस्टिट्यूट एक वर्ड है अब उन्होंने कहा प्रोस्टिट्यूट वर्ड नहीं बोलोगे इनफैक्ट आप अपने मम्मी को कहते होगे जो भी जितने घर पे मम्मी है उनको कहते होगे हाउस वाइफ नहीं अब उसकी जगह आप बोलोगे होम मेकर तो ये जो 30 शब्द और बहुत सारे शब्द हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने निकाले क्योंकि इससे महिलाओं के प्रति एक सम्मान जाता है और हमारी जो जजमेंट है ना वो अमेरिका भी पढ़ता है यूएस भी पढ़ता है उससे सोच पता चलेगी कि यार इनके देश के जजेस देखो महिलाओं को प्रोस्टिट्यूट बोल रहे हैं और भी गंदे गंदे सेक्स वर्कर है इस तरीके के वर्ड बोल रहे हैं तो वो अब नहीं बोल रहे हैं हमें उनके अपनी जबान पे लगाम रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने निकाली थी हाँ सुप्रीम कोर्ट ने निकलवाई है कमेटी के पास रेफर करती है हाँ नहीं सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 145 का प्रयोग करके कभी कुछ भी निकाल सकते कोई नियम बना सकता है कोर्ट के लिए और ये कोर्ट के लिए करते हैं और एक और भी उसके पास अधीन है धारा अनुच्छेद 142 का ठीक है तो ये उसने कहा कि कोर्ट के दरमियान आपको इन बातों का ध्यान रखना है फीमेल को कैसे संबोधित करना है पूजा कोई डाउट पूछ लो फटाक से पूछ लो जो भी डाउट हाँ कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो मैं बताता हूँ मैं थोड़ा OTT का मतलब ये है कि मेरा मन करा आज मैं सरकार के लिए कुछ अपशब्द कहूँ तो मैं YouTube पे गया मैंने कैमरा उठाया इसमें कहीं सामने लिख के नहीं आता कि सरकार ने कोई रोक लगाई मैंने रिकॉर्डिंग करी उसे YouTube पे डाल दिया दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के विरोधी दल या वही सरकार के लोग भड़क गए अब आपस में दंगा की स्थिति आ गई तो मेरे खिलाफ आप कौन सी धारा पर अपराध दर्ज करोगे मैं गया मैंने एक और वीडियो बनाई उसमें क्षमा मांगी मेरा अपराध खत्म हो गया लेकिन उसकी वजह से जो सरकारी संपत्ति को मतलब बिल्कुल से भाई सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंची है इन सब चीज़ों के लिए सरकार क्या करे तो मेरा ये था कि लोगों की जो हेट स्पीच है
उसको भी यूट्यूब पे नियंत्रण करना सरकार के लिए चैलेंज बन सकता सर अभी ऐसा कुछ है नहीं मतलब लोग की है। उसके लिए ओटीटी बिल आ गया है, अभी एक्ट में परिवर्तित नहीं हुआ है, परंतु सरकार इसमें ये लगा रखी है एनएस और धारा 124 लगा रही थी, लेकिन धारा 124 ए का प्रयोग बहुत तेजी से हो रहा है, तो उसके प्रयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अपवादित धारा है, इसको आप हर मामले में नहीं लगा सकते। ऐसे लगाओगे, और वैसे भी राजद्रोह के मामले में अभी तक किसी को कोई बड़ी सजा हुई नहीं, पिछला रिकॉर्ड खंगाला गया, तभी तो जो संसद साहब थे जिनकी सदस्यता रद्द हुई, उनका जब मामला कोर्ट में गया तो स्टे मिल गया। क्यों स्टे मिल गया? कोर्ट ने कहा कि अभी तक इस मामले में कोई गंभीर धारा हुई नहीं है, और ये एक संसद है, जाने माने संसद है, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं जिसकी गरिमा है, उनको डांटा कि आप तो ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि इनकी सदस्यता रद्द करना कोई ग्राउंड नहीं, क्योंकि वहाँ पर धारा 8 को छू लिया गया था। धारा 8 कहती है कि 2 साल तक की अधिकतम सजा का प्रावधान, अधिकतम, लेकिन जज ने 2 साल की सजा दे दी, और अधिकतम सजा तब दी जाती है उसके पीछे कोई स्पष्ट कारण होता है, जैसे चोरी में सजा है 7 साल। एक उदाहरण दे रहा हूं, अब तुमने किसी ने बटुआ चुराया 1000 रुपये का, तुम उसे 7 साल सजा दे दो, तुम उसे 6 महीने दे दो, 1.5 साल दे दो, 2 साल दे दो, या उसने कोई और बड़ा अपराध करा है तो सजा बढ़ा दे दो। तुमने उसे 7 साल की सजा दे दी 1000 रुपये पर्स से चोरी करनी है, तो यही बात उस संसद के केस में देखी गई कि भाई इसने जो सजा करी है उसमें तुम 6 महीने दे दो, साल भर दे दो, 1 साल 9 महीने दे देते, तुमने पूरी 2 साल की सजा दे दी जिससे सदस्यता रद्द हो जाए। तो ये उन्हें लगा कि प्लांट है, जान पूछ के, इसलिए उन्हें स्टे दिया गया। अब आई कोई बात कहानी समझ आगे। हाल ही में जो संसद में जो है कुछ विपक्षी दलों का सांसद का जो निलंबित कर दिया गया है। सांसद को आम आदमी निलंबित। पार्टी की जो थी है, हाँ, निलंबित किया था। संसद से सरकार ब्रेक हो जाए। वो बंद कर दो सर, जब तक सर नहीं आएंगे